हेलो फ्रेंड्स, देखो अब हम लोग जैम का तो एग्ज़ाम हो गया और उसका पीवाईक्यू भी सारा कर लिए थे। अब आगे आपका जेस्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 3 मार्च से है, आई थिंक पहला जो संडे पड़ेगा मार्च का उसी में है। तो अब जेस्ट का पीवाईक्यू चालू कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन चलो करते हैं इसको, ठीक है। जस्ट पीवाईक्यू और इसी को टॉपिक वाइज में भी कन्वर्ट कर देंगे, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। मैंने पोल करवाया था तो उसमें ईयर वाइज करें या टॉपिक वाइज करें, ऐसा मैंने क्वेश्चन डाला था। तो 65% तो लोग बोले हैं कि टॉपिक वाइज कर दीजिए, ठीक है। तो हम दोनों ही कर देंगे, ठीक है। 35% 30% लोगों ने बोला कि ईयर वाइज करिए, या 5% बोले कि दोनों में कंफर्टेबल है। तो कोई नहीं, ईयर वाइज भी कर देते हैं, इसी को सेग्रीगेट करके हम टॉपिक वाइज डाल देंगे, ठीक है। तो सबका पर्पस सर्व हो जाएगा। तो मेरे लिए कठिन होगा, है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना काम करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो लेट्स डू दिस जस्ट 2023 पेपर। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। इधर 1 से 25 सेक्शन ए और 26 से 50 जो है सेक्शन बी है। 1 से 25 में जो है 1 मार्क्स का, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 26 से 50 जो है 25 नंबर, वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट होगा, लेंदी होगा। और 1 से 25 जो 3 मार्कर्स थे, 3 मार्कर्स हैं, मतलब 25 से 75 और उधर 25 गुने 9, 225 300 मार्क्स का पेपर था। तो अभी सेक्शन ए कर रहे हैं, फिर उसका सेक्शन बी कर लेंगे, अलग अलग 2 भाग में बांट के करेंगे। थोड़ा बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है नहीं तो, ठीक है। ओके, कोई टाइम कम है तो जितना जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे डालते जाएंगे, है ना, तो आपका काम होता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू दिस। ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आया था, क्या बोल रहा है। अच्छा, बेस्ट पार्ट हमको इसमें लगा कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ा हमको, ठीक है। कहीं कहीं पढ़ रहा था लेकिन कम कैलकुलेटर का नीड पड़ा, तो अच्छा है। फिजिक्स का ज़्यादा इसमें अच्छा लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, द पोजिशन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर and v1 vector to v2 vector respectively as time flows from t1 to t2। ये बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, टाइम फ्लोज। कहीं भी ऐसे नहीं लिखता टाइम फ्लोज, मतलब ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते आते हैं, वी मस्ट यूज दिस टर्म टाइम फ्लोज, राइट। टाइम इज फ्लोइंग फ्रॉम t1 टू t2, नाइस वर्ड। हालांकि 10+2 लेवल पे ये चीज़ बहुत अप्रिसिएबल नहीं रहता है, लेकिन एट दिस लेवल यस वी कैन से टाइम फ्लोज। Time flows from T1 to T2. If R1, RT, VT and AT are the instantaneous position, velocity and acceleration vector of the particle, compute the integral। ये इंटीग्रल कंप्यूट करना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब इनफैक्ट ना जो आपका जेस्ट का क्वेश्चन सब है बहुत अच्छा है। मतलब आपको मजा आएगा कि कहने का हाँ कुछ किए लाइफ में ना, बढ़िया काम किए कुछ, ऐसा लगेगा। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, r क्रॉस ए डी टी। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जानते होंगे आप लोग, तो उसमें यूजुअली क्रॉस प्रोडक्ट में कम करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r क्रॉस इंटीग्रल ए डी टी, ठीक है। लिमिट्स बाद में पुट कर लेना, लिमिट्स बाद में पुट कर लेना। और ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल डी आर बाई डी टी क्रॉस ए डी टी, नहीं, और पूरे का फिर डी टी, ठीक। अब आर क्रॉस ए डी टी क्या है, व्हाट इज ए डी टी? ए इज डीवी बाई डी टी, ए इज, so a dt is what? A dt is v, a dt is v। तो ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस v, और ये क्या हो जाएगा, dr by dt is v, so it is v क्रॉस and this is also v, ठीक है। तो v क्रॉस v is 0, so the integral is r क्रॉस v and we have to put the limits goes from r1, r का तो r1 वेक्टर है और v का v1 है, और r2
एंड V2। तो लिमिट पुट करो, जो फाइनल अपर लिमिट है वो R2 है R के लिए और V के लिए V2 है, माइनस R1 क्रॉस V1। ठीक, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। कौन सा आंसर आ रहा है? ए आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, हाँ, ओके। अगला करिए। वो पीछे जैम वाले में पीडीएफ से कर रहे थे ना, तो उतना मजा नहीं आता था, बार बार हमको पीडीएफ से कंप्यूटर मोड, कंप्यूटर से पीडीएफ मोड। इसमें हमने क्वेश्चन काट काट के ना एक सॉफ्टवेयर इसके साथ टीवी के साथ दिया था, उसमें डाल दिए हैं, तो ये इजी है। ठीक है, और इसको हम काट भी लेंगे, जो है अलग अलग टॉपिक वाइज कर देंगे, तो उसमें भी ठीक रहेगा। ओके, क्यों क्या बोल रहे हैं? ए बीम ऑफ लाइट इज प्रोपेगेटिंग थ्रू ए block of glass with refractive index n. The block is moving with constant velocity, constant speed v in direction opposite to that of beam. The speed of a light beam in the block as measured by observer in the laboratory frame is, काफ़ी फेमस है। जैसे पहले IISc का एग्ज़ाम अलग से होता था, 2010 या 11 तक इन्होंने अलग से एग्ज़ाम लेते थे, तो IISc बैंगलोर का क्वेश्चन अच्छा होता था, 50 क्वेश्चन उसमें भी आता था। उसमें ये सवाल बहुत पूछता था, है ना, उसमें ये सवाल बहुत पूछता था। इधर जैम में भी एक आध बार पूछा है, आपको ध्यान नहीं आ रहा? नहीं, जैम में नहीं था, IISc पूछता था क्वेश्चन, मतलब पेट क्वेश्चन था। IISc का ना 50 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन वो क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं करते थे, समझे? क्वेश्चन बनाने में उतना एफर्ट नहीं डालता था, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब 10 क्वेश्चन तो हम बता देते थे कि ये आएगा, और वो आता था, समझे? 10 क्वेश्चन हमको बता देते कि ये देखो आएगा, वो बच्चे करके जाते थे, और वो आता भी था। इतना प्रेडिक्टेबल था। IISc वाज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल एग्जाम आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। वो 2010-11 तक खुद से करवाते, फिर जैम के साथ कर दिया उन्होंने। अच्छा किया, वो मेहनत नहीं करते थे पेपर बनाने पे। ठीक है, देखिए क्या है। ए बीम ऑफ लाइट इज प्रोपेगेटिंग थ्रू ब्लॉक ऑफ, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, था अच्छा क्वेश्चन है ये। बीम ऑफ लाइट इज प्रोपेगेटिंग थ्रू ब्लॉक ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अच्छा, एक ब्लॉक दिया हुआ है तुमको, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है इसमें प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है, लाइट इज प्रोपेगेटिंग। तो ब्लॉक में लाइट का क्या होता है? c/n हो जाएगा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड, सो इन द ब्लॉक इट विल बी c/n। ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ बीम। बीम अगर राइट में जा रहा है तो ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, लिख रखा है। ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ बीम। द स्पीड ऑफ लाइट बीम ऑफ द ब्लॉक एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग लेबोरेटरी फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम क्या होता है? लेबोरेटरी फ्रेम जिसमें ये सब वेलोसिटी आपको पता है, जिस फ्रेम में ये सब वेलोसिटी आपका नोन है, वो लेबोरेटरी फ्रेम हो गया। मान लो ये लैब फ्रेम हो गया, जिसमें ब्लॉक जो है इट इज मूविंग विथ v वेलोसिटी एंड लाइक दिस। तो ये लैब फ्रेम हो गया, कॉल इट दिस इज लैब फ्रेम। ठीक, अब क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन द ब्लॉक एज मेजर बाय ऑब्जर्वर इन द लेबोरेटरी फ्रेम इज। लैब फ्रेम वेलोसिटी निकालने बोला है तुमको। बीम ऑफ लाइट का वेलोसिटी जो है लैब फ्रेम में निकालने के लिए बोला गया है। ये c/n किस में है? c/n आपका ब्लॉक के फ्रेम में, ब्लॉक के अंदर ये जो दिया हुआ है ना, ब्लॉक के अंदर स्पीड ऑफ ब्लॉक के फ्रेम में जो लाइट का वेलोसिटी है वो c/n हो गया। अब लैब फ्रेम में आपसे पूछा है ये c/n जो वेलोसिटी हुआ वो ब्लॉक के फ्रेम, जो ब्लॉक है ना, ये जिस ब्लॉक के क्लास लैब टाइप का जिसके अंदर लाइट फ्लो कर रहा है, तो उस फ्रेम में c/n है। तो आपको लैब फ्रेम में पूछा है। आपको मैंने बहुत क्लियर, पहले भी जैम का PY को जब करवा रहे थे आपको, तो हमने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि जिस फ्रेम में वेलोसिटी दिया है, जिस फ्रेम में वेलोसिटी दिया हुआ हो उसको S फ्रेम लीजिए, जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना हो उसको आप S' फ्रेम लीजिए। फिर से बता रहे हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको S फ्रेम लेना है, जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको S' फ्रेम लेना है, ठीक है।
जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको एस फ्रेम लेना है, जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको एस डैश फ्रेम लेना है। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी जिस फ्रेम में दिया हुआ है उसको एस फ्रेम मानेंगे, तो ये आपको दिया हुआ है। जिस फ्रेम में निकालना है तो सपोज कोई एस डैश फ्रेम माना उसको। अब पहला काम क्या करेंगे, आपको क्या नोन है, ये वेलोसिटी नोन है, उसको एस फ्रेम ले लिया, ये वेलोसिटी निकालना है। फिर क्या करेंगे, आप पहले एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। यू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। अगर एस डैश एस के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो उस वेलोसिटी वी को पॉजिटिव लेंगे, वी को आप पॉजिटिव लेंगे। और अगर एस डैश एस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है तो ये वी को नेगेटिव लेंगे। एंड देन यू यूज द फार्मूला वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स माइनस वी 1 माइनस वी वी एक्स बाई सी स्क्वायर, वी वाई डैश इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी वाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन है 1 माइनस, और ऐसे ही विजिट का कर लोगे। ठीक है, कई बुक में ना वो एंटी रिवर्स क्या इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, वो सब मत पढ़ो यार, वो सब कंफ्यूज हो जाओगे उससे। यही फार्मूला याद रखो बस, जिसमें नोन हो उसको एस ले लेना, जिसमें निकालना है उसको एस डैश ले लेना। लेट वी एक्स वी वाई वी जेड इज द वेलोसिटी इन एस फ्रेम विच इज नोन टू यू, एंड इन एस डैश फ्रेम सपोज द वेलोसिटी वी एक्स डैश वी वाई डैश एंड वी जेड डैश। अब ये जो v जो यूज़ किया ना वो ये v है, इसको पॉजिटिव लेंगे अगर एस डैश एस के रेस्पेक्ट में राइट में जाएगा, और अगर एस डैश एस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जाएगा तो v को नेगेटिव लेंगे। ठीक, अब इसमें किस में नोन है, ब्लॉक में नोन है, तो एक ब्लॉक के साथ फ्रेम अटैच कर दो, एक ब्लॉक के साथ फ्रेम अटैच कर दो, कॉल इट एस। ठीक है, और जिस फ्रेम में निकालना है उसको एस डैश कर दो, लैब फ्रेम में निकालना है लैब फ्रेम को एस डैश कर दो। ठीक, अब बताओ एस डैश का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में किधर होगा, एस डैश का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में किधर होगा, टुवर्ड्स राइट। पास में ना, मतलब एस फ्रेम में ब्लॉक है, एस फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, एस इज द फ्रेम अटैच टू ब्लॉक, एस इज द फ्रेम अटैच टू ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक में वेलोसिटी दिया हुआ है लाइट का, और जिस फ्रेम में निकालना उसको एस डैश मान लिया है। अब एस डैश का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, भाई देखो एस डैश में ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है, तो अगर हम कहें कि एस डैश का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में, एक ऑब्जर्वर जो ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है वो ब्लॉक जो है एस डैश फ्रेम को किधर जाता हुआ देखेगा, ऑफ कोर्स इधर जाता हुआ देखेगा, क्योंकि जिस फ्रेम में होगा उस फ्रेम को तो रेस्ट पे ही पाएगा ना, वेलोसिटी रिलेटिव होता है। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दोगे तो वो ब्लॉक को रेस्ट पे पाएगा, और एस डैश फ्रेम को वो टुवर्ड्स राइट आता हुआ देखेगा वी वेलोसिटी। जैसे गाड़ी का अगला सीट पे आप होते हैं, ड्राइवर के बगल में बैठ जाइए, अब वो क्या दिखता है, आपका गाड़ी का वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप पूरा सामने जो भी चीज़ है, बिल्डिंग है, पेड़ है, सबको अपने तरफ 10 मीटर से आता हुआ देखते हैं। ऐसा ही कुछ केस है, एस डैश का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में वी हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, इसको हम ले लेंगे क्या, इसको ले लेंगे हम वी एक्स, और जो एस डैश हमें निकालना है वो ले लेंगे वी एक्स डैश। अब फार्मूला यूज कर लेंगे ये वी एक्स क्या हो गया सी बाई एन, वी पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि राइट में ही जा रहा, 1 माइनस वी सी बाई एन अपॉन सी स्क्वायर, सो दिस इज सी बाई एन माइनस वी एंड 1 माइनस v by nc. So if I multiply numerator and denominator with n, so I'll have, sorry, so this is c minus nv and n minus v by c. D is correct answer. Famous question है ना, इस तरह से करेंगे, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? ओके, सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो क्या है, द राइट एंगल्ड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, वी नो दिस। मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि वैक्यूम का 1 होता है, एयर का हल्का सा अधिक होना चाहिए, 1.00001 होना चाहिए, बट ठीक है 1 ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन में 1 दे दिया, सो वी कॉल इट 1। So right angled prism is placed in air and refractive index is 1. A light beam is incident perpendicular to the base of the prism as shown in figure. In order to get the light beam totally reflected, the minimum value of refractive index of prism should be. थोड़ा सा जो डायग्राम है ना कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है चलो, है ना। तो लाल ना लो, देखिए यहां प्रिज्म दिया हुआ है आपको, अगर ये व्हाइट बोर्ड पहले आया होता ना, पहले हमको मतलब आज से 3-4 साल पहले, तो हम ऑफलाइन पढ़ा नहीं छोड़, मैंने ऑफलाइन पढ़ाने छोड़ने के पीछे रीजन मेरा बोर्ड ही था, उनको इंक से बड़ा एलर्जी था, तो इसलिए हम कहे कि भागो यहाँ से। इंक जो होता है ना, मार्कर का इंक, उससे हमको बहुत एलर्जी था, बहुत छींक खांसते थे हम, देखिए इसलिए हमने पढ़ाना ही छोड़ दिया था फिर लॉकडाउन में। ये देखो लाइट यहाँ से देखो परपेंडिकुलरली फॉल करेगा इस सरफेस पे, तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी 0। तो परपेंडिकुलरली फॉल करता है तो कोई भी रिफ्रैक्शन डेविएट नहीं करेगा, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइट का किसी भी तरह से, क्योंकि यू नो द n1 sin theta I is n2 sin theta R. So theta I is 0, theta I is and theta R, they both measure from normal. So theta I 0 होगा तो आपको theta R भी 0 होगा, so it will go undeflected, ठीक है। अब यहाँ फॉल करेगा, अब यहाँ फॉल करेगा तो this is a normal, right? This is 90 degree. So this will be 45. So this will be 90 minus 45. So this will be 45. अब हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, ठीक है, ऐसे टोटल इंटर, इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा डायग्राम ना कंफ्यूजिंग है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है हमको, तो उस केस में दैट मीन्स what should be the value of n so that the angle of refraction becomes 90 degree. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तभी ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तभी ना आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आप लगा लो, ये आपका n है और ये बाहर एयर है, तो यूज द स्नेल्स लॉ, n sin 45 should be equal to 1 into sin 90। मिनिमम n तो इतना होना ही चाहिए such that this condition is satisfied. So n will be what? 1 upon sin 45. This is the minimum value. ठीक है, ताकि the theta r goes to 90, right? So 1 upon sin 45 will be what? √2. So n will be √2. इतना होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे अधिक होगा तो अंदर आना चालू हो जाएगा, समझे। n इससे अधिक होगा तो ये अंदर आना चालू हो जाएगा। Are you getting? ठीक, ओके फाइन, इजी था। आदत पड़ा हुआ ना पीडीएफ से पढ़ाने का, तो वो पीडीएफ का आगे करने के लिए वो कंप्यूटर मोड पे आना पड़ता था। ये देखो चौथा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसिडर स्पिन हाफ पार्टिकल इन क्वांटम स्टेट साई बीटा अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा बाई 2 अप स्पिन। ये सब स्टेट है, आइगन स्टेट है, ठीक है। मतलब आइगन स्टेट इज ऑन यू टू डिसाइड कि हाउ यू रिप्रेजेंट इट। इसने ऐसे एरो अप करके डिनोट कर दिया है, मतलब अप स्टेट है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, 5 1 5 2 भी लिख सकते हैं हम।
बट ठीक है, ये भी ठीक है, इससे थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मिल रहा है कि आइगन स्टेट है, और कौन सा आइगन स्टेट है, अप वाला, ठीक है, h×2 वाला, ये h×2 माइनस h×2 वाला है। तो इसका जो नोटेशन है, ये दिस इज नॉट ए वेरी सैक्रोसैंक्ट, मतलब आई कैन राइट लाइक दिस आल्सो, नो इशू, बट देन इन दैट केस यू डोंट गेट द इंफॉर्मेशन कि अप स्टेट है, डाउन स्टेट है। ऐसे डिनोट करने से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है और आइगन स्टेट तो लिखा ही रहा है, ठीक है। तो आपका केट वेक्टर में लिखा हुआ है, केट वेक्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, केट वेक्टर वगैरह पढ़िए, हिल्बर्ट स्पेस और ये सब बुक से देखिए। psi is you have cos beta by 2 plus sin beta by 2 ei alpha. Where beta goes from 0 to pi and alpha goes from 0 to 2 pi, ठीक। For what value of delta gamma is the state psi delta gamma is orthogonal to psi beta alpha? Psi delta gamma would be what? This is psi beta alpha. This is psi beta alpha. Now psi delta gamma is what? It will be cos delta by 2 plus sin gamma by 2, sorry, नहीं, cos sin delta by 2 and e to the power I गामा, ये हो गया। अब कह रहा है कि डेल्टा और गामा का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल फॉर 3 डायमेंशन इज परपेंडिकुलरिटी, एंड बियॉन्ड 3 डायमेंशन परपेंडिकुलरिटी इज ए ज्योमेट्रिकल वर्ड, मतलब ऑर्थोगोनैलिटी till 3-dimensional space is perpendicularity, right? But orthogonality can be visualized in more than 3 dimension also, whereas perpendicularity is a geometrical concept, so it is hard to visualize it in more than 3 dimension. Perpendicularity orthogonality में आप relation समझ रहे हैं ना? Orthogonality means perpendicularity if you are in one dimensional coordinate system or 2-dimensional coordinate system or 3-dimensional coordinate system. But beyond 3 dimension, it's hard to visualize the two lines to be perpendicular. If you are working in 4-dimensional space or 10-dimensional space, then orthogonality is the word which replaces perpendicularity. ठीक है, मतलब you must read linear algebra to understand and how to think in more than 3-dimensional space. Linear algebra helps you, and if you want to be really good at quantum mechanics, you must go through linear algebra. You must have good idea of the vector spaces. ठीक है, मेरे lectures भी देख सकते हो, ठीक है, I made good lectures on vector spaces and linear algebra. हाँ, ठीक है, okay, that's all. So orthogonality means the two ket vectors, they will be orthogonal if psi is orthogonal to this. So psi and we want orthogonality. So orthogonality can be written like this. The condition for orthogonality will be, yeah, this is good color. So we want psi beta alpha to be orthogonal to I want this to be 0, right? So if I write, take the conjugate of this, conjugate of ket is brass vector. So this is psi beta alpha. So take conjugate everywhere. So
So this will be, ये तो रियल है तो इसका कॉन्जुगेट तो यही रह जाएगा, ये ब्रास वेक्टर में कन्वर्ट कर जाएगा, सॉरी केट वेक्टर का जो कॉन्जुगेट होगा that will be brass vector, and this is sine beta by 2, and this will have a conjugate minus I alpha. This is brass vector, sorry, yeah. Thick. So I want what? I want to take dot product of psi beta alpha and psi delta gamma. So ये dot product का ही notation है Hilbert space में. This is nothing but dot product of this vector and this vector, right? So dot product of this vector and this vector. So we are just taking dot product. Dot product is defined like this. आपको इसका conjugate लेना पड़ेगा पहले vector का, and you have to take dot product with psi. Okay, this is how dot product is. Dot product has got many definitions. ठीक है. Dot product is not just A dot B. It's dot product is defined for different vector spaces, right? वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा, बट ठीक है, अभी इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, है ना? ओके, सो इसको एक एडवांटेज है कि इसको ऊपर भी कर सकते हैं. सो लेट्स डू दिस. इट विल बी, अच्छा एक चीज़ और समझिए, द आइगन स्टेट्स व्हेन यू हैव Schrodinger wave equations. So the Schrodinger wave equation is what? Schrodinger wave equation is eigenvalue problem, right? Schrodinger wave equation is eigenvalue problem, and you have energy operator. Energy operator there is what? Hamiltonian operator basically. So the Hamiltonian operator is yeah. So this Hamiltonian operator is Hermitian operator basically, and the Hermitian operator has got orthogonal eigenstates. Hermitian operator से सिर्फ Schrodinger wave equation की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. अगर कोई भी ऐसा आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हो जिसमें ऑपरेटर हर्मिशियन, और यूजुअली यू हैव हर्मिशियन ऑपरेटर ओनली. आप क्वांटम मैकेनिक्स में एवरी ऑब्जर्वेबल और एवरी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव ए कोरस्पॉन्डिंग हर्मिशियन ऑपरेटर. दैट्स योर क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट. ये पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है. फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, फॉर एवरी थिंग विच यू मेजर, right? Observable or measurable quantity or physical quantity, something which can be quantified, right? Like linear momentum, angular momentum, energy, spin, yes, spin also. Experimentally it can be measured. You don't see it, in fact. Okay. Spin is different from spinning. Okay. So to every physical quantity, you have a Hermitian operator, right? And you can find that physical quantity as the eigenvalue of that Hermitian operator. And Hermitian operator, the property, you have the property of Hermitian operator, that Hermitian operator has got orthogonal eigenstates. Means अगर इस Hermitian operator, ये Hermitian operator है, so Schrodinger wave equation, it's a Schrodinger wave equation, right? Where the Hermitian operator is Hamiltonian operator, which consists of kinetic energy operator and potential energy operator. So this is Hermitian operator. So the eigen function, the eigen states, which is denoted by psi, which you get from this Hermitian operator or the eigenvalue problem, will be mutually orthogonal. Like you are getting, say, psi 1, psi 2, psi 3, and psi n like this, right? So they will be mutually orthogonal. Means the dot product will be 0. They will be mutually orthogonal. So their dot product will be 0. So I expect that this will be orthogonal to each other. Right, these two ket vectors, since they are coming from one eigenvalue problem and it will have a Hermitian operator, so I can say that these are mutually orthogonal. Mutually orthogonal means mutually orthonormal, I should say. Mutually orthonormal means they are unit vectors and they are orthogonal to each other. Right? Orthogonality, orthonormality means orthogonality and unit vectors. The two vectors are said to be orthonormal if those vectors are unit vectors, and second, they are orthogonal to each other. ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी विल कम फ्रॉम द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, और नॉर्मैलिटी तो हम लोग कर सकते हैं ना. वी कैन नॉर्मलाइज द आइगन फंक्शन, वी कैन नॉर्मलाइज द आइगन फंक्शन. सो आई अज्यूम दैट दे आर द नॉर्मल आइगन स्टेट्स, नॉर्मलाइज आइगन स्टेट्स ऑफ सम स्पिन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. सो ऑफ कोर्स आई कैन यूज दिस. This will be 0, it will be 1,
1. So this shows that these are unit vectors, and this shows that they are orthogonal to each other, right? So yeah, so this will be psi and अच्छा है, मतलब उधर जैम वाला थोड़ा बोरिंग था मेरे लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट गेनिंग एनीथिंग, मज़ा नहीं आ रहा था उसमें हमको. ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग भी है, एंड वी आर बॉर्न टू डू सम चैलेंजिंग थिंग्स. ओके, सो दिस इज या हियर cos beta by 2 brass vector plus sin beta by 2 to minus alpha, sorry, okay. So this is conjugate of psi beta alpha, and then we have psi delta gamma. So cos delta by 2 plus sin delta by 2 . Okay, so let's take dot product. So this dot product with this will give me 1, since this is normalized. Cos beta by 2 and cos delta by 2. Since this dot product with this will give me 1, and this dot product with spin down will be 0, because there are two different eigenstates and they must be orthogonal. Since it has come from the spin eigenvalue problems and a spin corresponding to a spin quantum, spin angular momentum, the Hermitian operator, you will have Hermitian operator corresponding to every observer. We have a Hermitian operator. So they are coming from eigenvalue problem involving Hermitian operator. So these two will be orthogonal to each other. So dot product of spin up eigenstate or spin down eigenstate will be 0, and vice versa also. The dot product of spin down eigenstate with the spin up eigenstate will be 0, right? Eigenfunction. Eigenstate is big thing, and they are represented by eigenfunction. So 0, and this will also be 0, and this with this will be there non-zero. So this will be sin समझ में आता नहीं, इसका डॉट पर इसके साथ लेंगे 0 हो जाएगा. अब इसका डॉट पर इसके साथ लेंगे तो स्पिन डाउन स्पिन अप डॉट पर 0. अब ये और ये जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्पिन डाउन डॉट प्रोडक्ट विल बी 1, सिंस दे आर नॉर्मलाइज्ड. sin beta by 2, sin delta by 2, and e to the power gamma minus alpha, right? And I want this to be 0. I want this to be 0. I want this to be 0. Okay. So we have the options beta and gamma, right? Sorry, delta and gamma we have to find. Delta and gamma. So if I put gamma minus delta, if I take this gamma minus delta, suppose, for what value of delta and gamma is the state normalized perpendicular to that? ठीक है, तो अगर मान लो गामा माइनस डेल्टा, गामा माइनस अल्फा, सॉरी, गामा माइनस अल्फा को हम ले लें, say gamma minus alpha is pi. So in that case gamma will be pi plus alpha. And e to the power I pi will be what? Minus 1. E to the power I pi is cos pi plus I sin pi. Sin pi is 0, cos pi is minus 1. In that case, this will be, if I take gamma minus alpha as pi, right? So this will be reducing to cos beta by 2, cos delta by 2 minus sin beta by 2
sin delta by 2, right? e to the power gamma minus delta I have taken as pi, चूंकि हमको यहाँ दिख रहा है ना पाई प्लस अल्फा पाई माइनस अल्फा, इसलिए ले लिया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, cos बीटा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 equal to 0, right? Fine. So in order to this becoming 0, so beta plus will be equal to pi by 2. So delta is pi minus beta. So gamma is pi plus alpha and delta is pi minus beta. So I'll get orthogonality in this case, है ना। उस केस में ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, they will be perpendicular to each other for this condition. So it is D. D will be the correct answer. D आपका सही आंसर आ जाएगा. All right, D will be the correct answer. Okay, good. ये देखिए क्वेश्चन इसका यार, लेकिन मैं जो आंसर ऑफिशियल आंसर की दिया हुआ है ना, वो और मेरा मैच नहीं किया है, बट हम आपको बताते हैं हमने कहीं गलती नहीं किया है, बट मेरा मैच नहीं कर रहा था। आंसर की में ये दे रखा है, मेरा ये आ रहा है, आंसर की में ये दे रखा है, मेरा ये आ रहा है। मैंने कैसे निकाला वो बना के बताता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से वो सही है। अगर आपको कहीं कोई लगे कि नहीं कुछ इश्यूज है तो आप उनको पॉइंट आउट करना, ठीक है। मेरा ये कैसे आ रहा है वो मैं बताता हूँ, मतलब जो मेरा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था आंसर की में दिया हुआ था, मैच करवा रहे थे, नहीं मैच कर रहा था मेरा, तो क्या लिखा है। बाकी अभी करते हैं, शायद उसमें कुछ हमको अपना गलती पता चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो सोल्यूशन मेरे हिसाब से सही है। कंसीडर सिस्टम ऑफ, और वो जो सोल्यूशन बनाएंगे वो इन जनरल एक तरीका अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस टाइप का सवाल बनता है, ठीक है। ये एक सवाल के थ्रू मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज एनर्जी। तो क्या लिखा, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ क्लासिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कंस्ट्रेंट टू द XY प्लेन subject to potential Vxy equals to half alpha x minus y square if they are in equilibrium with thermal bath at temperature T. What is the average energy per particle? The Boltzmann constant Kb. देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लासिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है। क्लासिकल पार्टिकल में दे आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, and to the classical system we have classical statistics which is Maxwell Boltzmann statistics. We have the Maxwell Boltzmann statistics, ठीक है, and we have a very important term called partition function. Make use of partition function. देखिए यहाँ भी हम लोग partition function का यूज करेंगे। See, if you have, let me briefly tell you about the partition function, क्योंकि कई लोग जैम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा नया होगा ये partition function. Don't study partition function for IIT JAM. कॉलेज में शायद पढ़ाते होंगे या नहीं पढ़ाते होंगे पता नहीं, MSc में पढ़ाते हैं, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. वी विल बी यूजिंग हियर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स and there we will make use of partition function to calculate the average energy. First of all, let me tell you the use of partition function, how we use partition function. First of all, I'll tell you what is partition function, and then I'll tell you how we use partition function to find the average energy. Right? See, if we have suppose we have say n energy, or say we have the say m, we can have lots of energy eigenstates, right? Lots of energy level. We have the energy levels. Let me don't write this m and n. Let me have energy levels given by, suppose we have the energy levels given by say we have discrete energy levels suppose,
and the formula which we will be getting can be used for continuous energy states also. So these are the energy states, energy eigenstates. So they are the energy levels. They are different energy levels, right? Some of them may be degenerate also. Okay. I don't say they are all non-degenerate. They are the energy levels. We have different energy levels. We are considering discrete energy levels, right? हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसे हम लोग पार्टीशन फंक्शन से एवरेज एनर्जी निकालते हैं, ठीक है? बेसिक अब बता रहे हैं आपको, ठीक है? So the Maxwell-Boltzmann distribution says, and suppose the corresponding, let the total number of particles is n. N is the, see, question मेरा purpose नहीं है यहाँ बताने का. I am telling you about Maxwell-Boltzmann statistics using this question. So first of all, let's talk about basics, and then we will be using that basic to solve this question. ठीक है? Suppose we have energy levels given by E1, E2, E3, EI, and we have the total number of particles n, classical particle n, and suppose, and these particles are distributed among these energy levels. These particles are distributed among these energy levels. So which energy level, or how many particles will be there in E1, how many particles will be there in E2, and how many particles will be there in E3, how many particles there in EI, that will all be given by Maxwell-Boltzmann statistics. Suppose the system where you have these energy levels, this is in equilibrium, this is in contact with a thermal bath at temperature T. ये equilibrium में है, it is connected, it is in contact with the reservoir, right? And reservoir has got temperature T, so there will be a heat exchange till the energy, till the temperature of this system becomes equal to temperature of the reservoir, right? So it is in equilibrium with a thermal bath having temperature T. So of course the system has got a temperature T where these particles will be distributed among these energy levels, right? So अंग्रेजी ज़्यादा बोल रहे हैं, but sorry, I'll try to speak in both language. Suppose the number of particles in these energy levels, what are these energy levels? E1, E2, E3. I am telling you briefly about partition function and how we use partition function to calculate this average energy. Easy रहता है थोड़ा. Are N1, N2, N3, Ni respectively. Okay. Then Maxwell-Boltzmann statistics says, we can derive that also, but I am not going to do that right now, just remember it. According to Maxwell-Boltzmann statistics, and since you have n number of particles, so some of these of course will be capital N, of course. We have N1 in E1, N2 in E2, N3 particles in E3, Ni particle in EI, and so on. So if I add those particles, that will be equal to total number of particles which you have, right? This is macro variable, capital N, micro variables. So what do you have? According to Maxwell-Boltzmann statistics, the number of particles in ith state, number of particles having energy EI, or number of particles in the state having energy EI, is given by n upon z e to the power minus beta I, where beta is 1 upon kt, where k is the Boltzmann constant, and z is the partition function.
Z is the partition function. Z is the partition function. How will you find the partition function? Let me just tell you. अगर इसको यहाँ put करोगे ना, तो you'll have n by z. Let's put it here. If I put here n1 is what? N by z e to the power minus beta even. What is n2? N by z e to the power minus beta e2. What is n3? N by z. I'm telling you how you get partition function. N by z and so on. And this is equal to n. So you have here, if I 1 by n will cancel out. So you have 1 by z and summation of equal to 1. N will cancel out. You'll have 1 here. So the partition function is e to the power minus beta I. Summation is over I. So this is your partition function. This is your partition function. And now this is very important. In fact, almost all the physical quantity which you need can be expressed in terms of partition function. Can be expressed in terms of partition function. So what is your mean value of energy? Mean value of energy is you have N1 E1, N2 E2, Ni Ei, so on upon capital N. He okay na? Or you can say this is nothing but 1 upon n sigma Ni. This is average energy. This is average energy. यही average energy हो जाएगा ना. So from here, if I take dz by d beta, how I can express? I am telling you how I can express this average energy in terms of partition function. So in that case, अगर सभी सारे टर्म अगर partition function के फॉर्म में एक्सप्रेस होने लगेंगे, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ partition function निकालेंगे and you get everything which you need, ठीक है. So dz by d beta क्या हो जाएगा? It will be minus ei e to the power minus this, right? So okay. So here you have what? Ni is, you know Ni is n upon z ei from Maxwell Boltzmann. Ni का वैल्यू यहाँ लिखा ना, वही पुट कर दिया हमने. n कट जाएगा. So what do you have here? You have here 1 by z ei, right? So you can write this as minus 1 by z. And what is this? See here. This is dz by d beta. Right? This is dz by d beta. So you understand this? I have replaced this term with dz by d beta with minus sign, of course. A minus here, so this will go on this side. So the summation, this will be minus dz by d beta. So the average energy is comes out to be average energy of this classical system, which is in equilibrium with a heat bath, is 1 by z dz by d beta. Or we can write this is minus d by d beta of ln z. Remember this formula.
So I have expressed average energy in terms of partition function. एंड फिर हम क्या करेंगे, जिस भी सिस्टम का एवरेज एनर्जी निकालना होगा क्लासिकल सिस्टम का, उसका पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे, EI का एक्सप्रेशन निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे, एंड आई कैन गेट द एवरेज एनर्जी. आई कैन गेट द एवरेज एनर्जी. क्लियर है ये? इज इट क्लियर? ठीक है ना? यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग mean energy, mean value of the energy, average energy in terms of partition function, and this is how we define partition function. Summation of e to the power minus beta EI. Beta is 1 by kt. 1 by kt. कई जगह बीटा को माइनस 1 by kt लेते हैं, तो उस केस में हम लेते हैं e to the power बीटा EI. ठीक है, मैंने एक नोट्स देखा था, तो उसमें e to the power बीटा EI लिखा हुआ था, तो बीटा there is minus 1 by kt. But if we take beta as 1 by kt, then it will be like this. ठीक. Okay, so I have given you the background. Now I will be using this. अब इसको ना यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, बैकग्राउंड आपको मैंने दे दिया, अब यू कैन यूज दिस. आपका रिवीजन करवा देंगे हम इसमें करते करते क्वेश्चन. ठीक है, ओके. सो वी गॉट, सॉरी छोटा हो गया. This is our question. So the average energy is minus d ln z upon d beta. d ln z upon d beta. Beta is 1 by 2 kt. 1 by kt. Okay, good. Okay. So fine. Now the z is partition function, which is given by e to the power minus beta EI, summation is over EI, and beta is 1 by 2, 1 by kt, where k is Boltzmann constant. Where k is Boltzmann constant. अब देखो क्या बोला है, यहाँ बोला है क्लासिकल सिस्टम है, क्लासिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम विच इज कंस्टेंट विद xy प्लेन. मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम है, 3 डायमेंशनल सिस्टम नहीं है. और उस xy प्लेन में जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज हाफ अल्फा x माइनस y का होल स्क्वायर. इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम विद थर्मल बाथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट टेम्परेचर T, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल. देखिए, वी आर गिवन ए सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम. सो इन 2 डायमेंशनल सिस्टम, अच्छा ये देखो, यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू है वो कंटिन्यूअस है. यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट नहीं है. जो अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो डिस्क्रीट नहीं है. द अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूअस, है ना. अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूअस. ठीक है. सो व्हेन यू हैव कंटिन्यूअस values of energy which is allowed, in that case your z will be integral of e to the power minus beta EI, और let me write पहले EI लिख देते हैं. क्या होता है, the energy of the particle will be what, particles are non interacting, आपस में interact नहीं कर रहे हैं, but they will be interacting with this external field which is creating a potential of half alpha. So each particle, the energy of particle will be given by what? E will be P square by 2m, which is the kinetic energy, plus what? Potential, Exy. So P square by 2m is what? Since the particle is confined to in xy plane, so P will have
px component and py component. P will be what? Pxi cap, pyj cap. So p square is what? P square is, है ना, momentum can have x component, y component. So this will be px square, py square. So you have this plus v xy, and vxy is also given to you. Vxy is half alpha x minus y का whole square. ठीक, good. So now let me write कॉर्नर पर लिख देते हैं फार्मूला यार, minus d by d beta of ln z, right, where beta is 1 by kt. ठीक, okay. So if I evaluate the partition function, discrete के लिए तो partition function ये था आपका, z was equal to e to the power minus beta ei and the summation was over ei. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो xy plane है, it's a kind of phase space. It's a kind of phase space. So if I take element in the phase space is two-dimensional coordinate system. So element in the phase space मतलब एक axis पे px, we have four-dimensional phase space, एक axis px का, एक py का, x का, एक y का. So your deta will be dpx, dpy, dx and dy. So z will be, in case of continuous where the energy, allowed value of energy is continuous, it will be integral e to the power beta. ei is what? ei तो है ना, i जब आपका allowed energy value discrete होता है तब e1 e2 e3 लिखते हैं, यहाँ तो continuous है. So it is beta, what is e? px square by 2m, py square by 2m plus half alpha x minus y का whole square, यही है ना. And you have what? dpx, dpy, dx, dy. ठीक, मतलब बेसिकली यू हैव px, py, x and y, दो कोऑर्डिनेट तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए x और y, और px, py मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए. ठीक है. So we are visualizing a phase space with the axis, with the position axis x and y and momentum axis px and py. It's a four-dimensional space, and we have the particle in that four-dimensional space. We have particle in that four-dimensional space. So if you take a volume element in that phase space consisting of x and y position axis and px and py momentum axis, then in that four-dimensional coordinate system, the volume element would be given by what? Jैसे x, y, z coordinate system होता है तो dx, dy, dz becomes the volume element. So here the volume element will be what? Volume element dpx, dpy, dx, dy, है ना. चार डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट होगा ना, चार डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो अब ये देखने में थोड़ा बड़ा लिख रहा है, लेकिन ऐसा इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. बट दिस इज हाउ वी डू इट, राइट. और लास्ट में कुछ कंक्लूजन्स हम लोग ड्रा करेंगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा. इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में. आई विल टेल यू हाउ. So this is, so we have here, अब ये तो सब सेपरेबल हैं, है ना. कल ये सेपरेबल नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e to the power minus beta px square by 2m dpx. Px goes from minus infinity to plus infinity, and e to the power minus beta py square by 2m, right. Py also goes from minus a plus infinity, and then we have e to the power minus beta alpha by 2
and x goes from minus infinity plus infinity, y goes from minus infinity plus infinity. So you can very well understand that this integral and this integral is same. ये दोनों इंटीग्रल तो सेम है ना, p x p are dummy variables, right? So they are the same integrals. They are the same integrals. So I can simply write the partition function as minus a plus infinity e to the power minus beta px square by 2m dpx का whole square, and here we have the potential energy part minus beta alpha by 2 like this. ठीक, तो पहले तो ये इवेलुएट कर लो, इजी है, इसको इवेलुएट कर लेते हैं. ठीक है, ये इंटीग्रल इवेलुएट कर लो, जो होते चलो उसको लिखते चलते हैं हम लोग. क्या है इंटीग्रल? माइनस ए प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, राइट. सो लेट, अच्छा ये चूंकि आपका ये चूंकि इवन इंटीग्रेंड जो है वो इवन इन पी एक्स है, दिस इज इवन इन पी एक्स, सो आई कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ sorry, I can write it twice of 0 to infinity e to the power minus dpx, right. So let, we'll use gamma function, beta px square upon 2m is say z, call it z, right, or if you confuse with z I can put it as t. चलो z ले लो, कोई नहीं, z is just a variable, not z coordinate, it is z. So in that case your px will be 2m by beta under root z, and dpx will be 2m by beta and 1 by 2 root z dz. I hope it is clear to you. And so this will be twice of integral 0 to infinity, of course, e to the power minus z, and this will be 2m by beta 1 by 2 root z dz. ठीक है, okay. So I think this 2 and this 2 will cancel out. So we'll have under root 2m by beta integral 0 to infinity, and this z, this will be z to the power minus 1 by 2. I can say z to the power 1 by 2 minus 1 e to the power minus z dz. And what is this? This is your gamma 1 by 2. Gamma 1 by 2. You know gamma function. And gamma 1 by 2 is very famous. पढ़ लो यार ये सब थोड़ा. Gamma 1 by 2 root pi. So this becomes root pi. तो root pi अगर अंदर ले लेंगे तो this will be 2m pi by beta. Right? क्या आंसर है? तो यहाँ पुट करो, ये क्या आ जाएगा? 2 pi m by beta. Beta is 1 by 2 kt. 1 by kt सर. ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ गया. एंड हियर वी हैव, ये थोड़ा सा निकालना चैलेंजिंग है, मैंने ट्राई किया था, मतलब बट पूरा इंटीग्रल निकालने का जरूरत नहीं है.
Okay. So we have got partition function, not completely. We have to solve this integral, but we don't need the complete solution of integral. ऊपर का मिटा दे सर. मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था. So I am doing it in great detail so that you can figure out if possible the mistakes which I may have committed. I don't think I have committed, but I will leave it open क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं किया था तो. And I think I have done correctly. Oh. Okay, so the partition function is z is 2 pi m beta, and let's convert this into, say, polar coordinate. Let's convert this into polar coordinate. So if I convert it into polar coordinate, the domain is whole xy plane, and this will be what? X square, y square, 2xy dx dy. Limit is this. So if I convert it into polar coordinate, then this will be 2 pi m by beta integral e to the power minus beta alpha by 2. X is r cos theta, y is r sin theta, and x and y, ठीक है, and dx dy r dr d theta. So this is r square minus 2r square sin theta cos theta and r dr d theta, right? ऐसे हम लोग लिख लेंगे. Okay. So this अच्छा limit क्या हो जाएगा? R goes from 0 to infinity and theta goes from 0 to 2 pi. So this is 2 pi m by beta, and we have here e to the power minus beta alpha by 2 r square 1 minus sin 2 theta r dr d theta, r dr d theta. Okay, so my purpose is to take this beta out of the integral. अगर बीटा को बाहर निकाल लेना तो हमारा काम हो जाएगा. So let's take this beta alpha r square to 1 minus sin 2 theta as, say, z. So if I take it as z, then in that case, r को हम z के terms में लिख रहे हैं. I'm trying to write this r in terms of z. So so this will be beta alpha by 2 2r dr 1 minus sin 2 theta at dz. This will cancel out. So I can say r dr is 1 upon beta alpha 1 minus sin 2 theta dz. So this can be written as 2 pi m
by beta, 2 pi m by beta. पहले हम लोग r के टर्म से इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा को कांस्टेंट रख के, ठीक है. आई एम इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ r कीपिंग थीटा कांस्टेंट. दैट्स व्हाई if you take derivative, theta will remain constant क्योंकि r के टर्म्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं. We are converting r to z variable, right? So you get what? You get ये क्या आ जाएगा? E to the power minus of z, and r dr is 1 upon beta alpha 1 minus sine 2 theta dz d theta. Yeah. And z, when r goes to 0, z goes to 0. When r goes to infinity, z goes to infinity. So this will be 2 pi m by beta. And here we have 1 by beta alpha will come out. And z, the limit of z will go like this, 2 pi. So this will be e to the power minus z dz 0 to infinity, and integral 0 to pi 1 minus sine 2 theta d theta. And what is the integral of this? Is minus e to the power minus z 0 to infinity, it's only 1, right? So we have here 2 pi m by alpha beta square integral 0 to 2 pi 1 by and this is some value, some number. This is some number, right? This is some number. I don't know that number, and I don't need that number. I don't need that number. उस नंबर का हमको जरूरत भी नहीं है भाई, ठीक है. Let's call that number as, say, a. Let's call this number as a. So I have what? 2 pi am by alpha beta square. कोई नंबर ही होगा ना. Let's call it a, b. आप अपना नाम डाल दो, विशाल देवर्सी. Let's call that number विशाल देवर्सी, right? Your name, anyone name. What is more important is the beta, टेम्परेचर वाला पार्ट, जो वेरिएबल पार्ट है. बाकी जो तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि log makes your much of the things very simpler. देखो, so we got the partition function, right? The partition function is 2 pi some number a into mass alpha beta square, and our energy is what? Minus d of ln z by d beta, right? And if I take ln z is what? Ln of 2 pi am by alpha minus 2 ln beta. Ln beta square, 2 ln beta. And d ln z by d beta will be simply, this will be 0 since it doesn't contain beta. It doesn't contain temperature. Beta is 1 by kT. And this will be minus 2 by beta. So the internal energy, the average energy is minus d ln z by d beta. It is 2 by beta. Beta is what? 1 by 2 kT. So this will be twice of kT. So this is my solution. Hopefully I have not committed any mistake. Still, I keep it open for you to judge. Not judge, you can't judge a teacher. So to just see and explore if there is any problem with my solution. Yeah,
सो इट्स 2 kT, बट आंसर जो दिया वो 3/2 kT दिया हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, देखो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म क्या था, ये था ना, दिस वाज द के पार्ट। सो के पार्ट इज दिस, ठीक है। सो हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग, सिर्फ यही रहता, मान लो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फ्री पार्टिकल्स है, या फ्री पार्टिकल्स, नो पोटेंशियल एनर्जी, then the partition function would have been this only. Partition function would have been this. इंटीग्रल dx dy क्या हो जाता था, एरिया हो जाता। मतलब अगर ये पार्ट नहीं रहता, आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फ्री पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो इंटीग्रल dx dy would have been just एरिया, राइट। सो उस केस में आपका पोटेंशियल, सॉरी आपका क्या होता है एनर्जी का वैल्यू, मतलब एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी वुड हैव कंटेन जस्ट 1 बीटा, राइट, एक बीटा रहता ना, तो उस केस में केटी रह जाता। अगर बीटा स्क्वायर नहीं होता, से एक ही बीटा था, 2 लॉन बीटा के जगह पर लॉन बीटा होता, उस केस में आंसर क्या आता है, केटी, मीन्स हाफ केटी फॉर ट्रांसलेशनल के इन एक्स डायरेक्शन, हाफ केटी फॉर ट्रांसलेशनल के इन वाई डायरेक्शन, दैट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है, यहीं से आता। तो हाफ केटी फॉर द ट्रांसलेशनल के इन एक्स डायरेक्शन, हाफ केटी फॉर ट्रांसलेशन के इन वाई डायरेक्शन, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। दे हैव 2 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन, सो हाफ केटी फॉर ट्रांसलेशन के इन एक्स डायरेक्शन, हाफ केटी फॉर ट्रांसलेशन के इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। यही देखो स्क्वायर आया था ना, एक रहता तो अंडर रूट होता, तो उसके इसमें हाफ केटी आता है यहाँ से, हाफ केटी फॉर पी एक्स स्क्वायर, हाफ केटी फॉर पी वाई, k in y, sorry, not k, px square, motion in x direction, half kt for motion in y direction. And if you have potential energy, you add the degree of freedom, so you have 2 kt here. So as per me, the answer should be 2 kt. And I think the same will be answer if it is x square plus y square, tab bhi 2 kt hi aata. This is the answer, but answer given in your paper is 3/2 kt. My answer is this, 2 kt, and I have given solution also. I have given you solution also. Okay, fine. Let's go ahead. देखिए, there are 3 states of energy E0 minus E available for population of 2 identical non-interacting spinless fermions. If they are in equilibrium at temperature T, what is the average energy of the system? If I am taking a spinless fermions and they are in equilibrium with T, I can use Maxwell-Boltzmann. I can use partition function. Partition function is what? You have 3 energy states. We have 3 energy states. So partition function is Z is sigma e to the power minus beta here, and this is e to the power E1, E2, E3. This is minus beta e to the power minus beta into 0, and e to the power minus beta into minus e, so it is beta e. So your partition function is 1 plus e to the power minus beta e plus e to the power beta e. Okay, and I want average k, average energy. So average energy, I told you, what is average energy? Minus 1 by z dz by d beta. 1 by z dz by d beta. So 1 by z dz by d beta क्या हो जाएगा? dz by d beta would be minus e to the power minus beta e and e to the power beta e. माइनस साइन अंदर ले लें, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा e to the power minus beta e minus upon z, and z is this 1 plus
What do you get? ठीक है. So partition function is a nice thing. You can make use of this. ये क्वेश्चन देखिए. Question quantum mechanics. Consider a free particle in one dimension described by the wave function psi x t equal to 0, psi x हो गया, a exponent I p x by h cross, ठीक है, e I k x e I to power minus k x, ऐसे ही है. क्या बोल रहा है? Probability current density corresponding to psi x t is at later time t is. ठीक है, आपको साई एक्स 0 दिया हुआ है और साई एक्स टी पहले लिख लो और उसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना. निकालते हैं इसको. साई एक्स दिया हुआ है आपको, साई एक्स एट टी इक्वल टू 0, फिर टू फाइंड साई एक्स टी. साई एक्स टी विल बी व्हाट? प्लस b e to the power ये हो जाएगा साई एक्स टी. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, ये चूंकि इस इन एक्स ओनली, ऐसे तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इन जनरल ये होता है, इन जनरल बता रहे हैं. ठीक है. वेक्टर फॉर्म है, इस तरह से लिखते हैं. ठीक है. और या ठीक है. और वन डायमेंशन, इफ यू हैव ओनली एक्स, इफ यू हैव एक्स वाई जेड, यू विल बी यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है. बट इफ यू हैव ओनली एक्स, यू डोंट हैव वाई एंड जेड, सो दिस रिड्यूसेस टू J will be simply psi star, sorry, J will be the, especially if you have only x, so you have only I component, है ना. Del psi will be d psi by dx I cap and d psi star by dx I cap. तो x component सिर्फ रहेगा, y z 0 हो जाएगा. So you have h equals to 2im, h cross upon 2im, and this will be psi star minus, see x component रहेगा, y z 0 रहेगा, j y and j z will be 0. You have only x component of probability current density. So j is jx basically. ठीक है. तो उसमें पुट करो इसका वैल्यू. J will be h cross upon 2 pi m, psi star, psi conjugate क्या हो जाएगा? इसका conjugate ले लो, इसका conjugate ले लो. So you'll have a conjugate e to the power minus I p x by h cross, और इसका भी conjugate ले लो, b conjugate, अच्छा conjugate होगा तो प्लस हो जाएगा. और यहां भी कॉन्जुगेट हो जाएगा. ठीक है. अब डी साई बाई डी एक्स करो, ये तो हो गया साई कॉन्जुगेट. ठीक है. अब डी साई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ए आई p by h cross e to the power I p x by h cross minus I p by h cross b e to the power
माइनस आई पी बाई एच क्रॉस, और एक ये टर्म आ गया ई टू द पावर माइनस आई टी बाई एच क्रॉस। ठीक, ये तो अभी आधा ही हुआ है। ठीक है, ये भी ये पार्ट लिखा है मैंने, अभी ये पार्ट भी लिखना है। माइनस साई एस प्लस ई टू द पावर माइनस, ठीक है, साई स्टार इज दिस टर्म ना, दिस टर्म। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका ए स्टार माइनस ए स्टार आई पी बाई एच क्रॉस ई टू द पावर माइनस, ठीक है, इसका डेरिवेटिव प्लस बी स्टार आई पी बाई एच क्रॉस and this one। ठीक, अब देखो ये टर्म गुना होगा 1 हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म गुना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2im, यहां से आई पी बाई एच क्रॉस बाहर ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई पी बाई एच क्रॉस बाहर ले लिया, और यहाँ आ जाएगा ए स्टार ई टू द पावर प्लस बी स्टार, ठीक, and here we have a e to the power माइनस, ठीक। अब इस टर्म पे आ जाओ, सेकंड वाला, इसमें एक काम करो आप, माइनस आई पी बाई एच क्रॉस बाहर ले लो, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई पी बाई एच क्रॉस, ये टर्म क्या आ जाएगा, ए ई टू द पावर प्लस ठीक है, और गुना क्या करेंगे, माइनस आई पी बाई एच क्रॉस बाहर निकाला है, गुना हो जाएगा आपका ए स्टार ई टू द पावर माइनस बी ठीक। इसका शॉर्टकट भी आपको हम बताएंगे, ठीक है, पहले ये वाला देख लो, h cross by 2im and we have here ip by h cross बाहर लो। अब इसको गुना करो, क्या आएगा, a स्टार a, ये तो 1 हो जाएगा, a कॉन्जुगेट a, ये गुना होगा तो माइनस b कॉन्जुगेट b, और कुछ क्रॉस टर्म होंगे, जैसे ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, नहीं, क्रॉस टर्म क्या आएगा, माइनस, वो कट जाएगा तुम्हारा, ए स्टार बी ट्वाइस ना, और ये क्रॉस टर्म होगा, ए बी स्टार
अब यहाँ जो एक तो हो जाएगा टर्म ए कॉन्जुगेट और एक टर्म हो जाएगा माइनस बी कॉन्जुगेट, और यहाँ भी क्रॉस टर्म होगा, और वो वाला क्रॉस टर्म जो होगा ना वो इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, ये बी स्टार है, ये आएगा माइनस ए बी कॉन्जुगेट और एक ये कॉन्जुगेट ये आएगा। अब जरा देखो, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक, और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट? We get from here, this cancels out, I cancels out, so we have what? P upon 2m, yeah, and here we have twice of A conjugate minus BB conjugate, 2 cancel हो जाएगा, so we have P by m this, right, ये आ जाएगा, we'll get this, ठीक है, चलेगा। और this is nothing but it's basically probability current density associated with the incident wave and probability current density associated with the reflected wave। मतलब अगर सिर्फ आपको ये टर्म रहता ना, if I can see this as आपका आंसर क्या आ रहा है? हाँ, you're going to this answer. This answer. So this is nothing but P by m and P by m. This is what? This is wave traveling in positive x direction. अगर इसको गुना करते हैं ना इससे, क्या आ जाएगा? This you'll get this as a e to the power what? Minus, no? Minus. So you have I by h cross and px minus et. ये क्या आ जाएगा? b e to the power I by h cross and you have px plus et. Right. So this is forward traveling wave and this is backward traveling wave. So I can call it say incident wave and this is reflected wave. कहीं हिट किया होगा तो वापस लौट रहा होगा, नहीं? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ हिट किया होगा साई आई और यहाँ से साई आर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर सॉरी ऐसे कोई स्टेप पोटेंशियल होगा, ऐसे हिट किया होगा ये वाला साई आई, साई आई, साई आई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगा साई आर। The probability current density is what? Probability current density over here is J associated with the incident wave and J associated with the reflected wave. अगर अकेला इसका कैलकुलेट करोगे ना, J associated with the incident wave, so it is nothing but you see V velocity into this. I can say P by m, velocity is P by m, and J associated with the reflected wave ये plus px plus et है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, px माइनस et है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो अगर इसका इंडिविजुअली निकालोगे सो you'll get p by m minus p by m in fact, क्योंकि वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इसका इंसिडेंट वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये आ जाएगा। तो इसको जोड़ दोगे you'll get the net probability current density which is same as this, ठीक है।
ऐसे भी इसको देख सकते हो आप, ऑलराइट, ऐसे भी इसको देखा जा सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर all possible Boolean logic gates with 2 inputs and 1 output. Logic gate क्या है? Logic gate can be seen as a function. You have the 2 inputs x and y and you have an output q, right? ये इनपुट वेरिएबल भी 0 या 1 हो सकता है और ये इनपुट वेरिएबल भी 0 और 1 हो सकता है, नहीं, ये इनपुट वेरिएबल x और मतलब you have a set which consists of 2 numbers 0 and 1, ठीक है, 0 and 1. So I can say x belongs to this set, y also belongs to this set, x belongs to this set and y also belongs to this set. And the output is what? हम एक जनरल बात कर रहे हैं. Output is the function of x and y, or you can say output is nothing but I can approximate Boolean logic gate. Logic gate can be seen as a operation. I can see it as a binary operation, you can say. Binary operation on S, where S consists of 0 and 1, right? Or you can say it's a kind of logic gate can be seen as a binary operation on S, or it's a kind of function from S cross S to S. दो input ले रहे हो ना, you are taking 2 input logic gates. तो 2 input logic gate मतलब it's a kind of it's basically denoting a binary operation on the set S, ठीक है, मतलब x belongs to this S, y belongs to this S, तो ये एक तरह से function है, it's a function from S cross S to S. बात समझ रहे हो मेरी बात? It's a function, addition है, like addition on natural number, मतलब addition is a kind of binary operation on set of natural numbers. So what does addition do? Addition acts on 2 numbers which are natural numbers and it give you another natural number which is a plus b. Addition is a kind of binary operation. Addition एक तरह से binary operation है. ये क्या कर रहा है? ये दो नंबर पे एक्ट कर रहा है. दोनों नंबर किसको बिलोंग कर रहा है? n को बिलोंग कर रहा है. And it's giving you a number, another natural number, a plus b. Right? Addition is a kind of binary operation. It is acting on 2 numbers a and b. Like I can give you example. Suppose addition is acting on 2 and 3, and what it is giving you? It's giving you 2 plus 3. So I can say addition is a binary operation. In the same way, I can say logic gate is a kind of binary operation on a set of binary numbers 0 and 1. Binary number 0, 1, right? It acts on logic gate acts on 2 inputs and give you an output, say q, and x and y belongs to this binary set. This also belongs to binary set p, and this also belongs to binary set. जैसे हम कहते हैं ना, addition is a kind of operation on n cross n to n. In the same way, the logic gate is a kind of binary operation on this set b, right? हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि in general ऐसे आपको तरीका मिल जाएगा ना. See logic gate as a kind of binary operation on S from S cross S to S, ठीक है. अब ये देखो क्या हो रहा है. It's a kind of function. It's a kind of function. I can see logic gate as a function from S cross S, or let's put it like this. It's a function from S cross S to S. You have this, the element of this set is like this, and right, element of this set is like this, and you have the element like Q, right? इस तरह से हो गया. So what is the cardinality of this set?
how many elements you can have in this set. I can choose x and y in two ways. I can choose this in two ways. I can choose q also in two ways. So cardinality of this set is, cardinality of S cross S is 4. I can choose x in two ways, I can choose y in two ways. And what's the cardinality of S? Is 2. So you need to calculate the number of binary operation from 4 element set to 2 element set. So that is how much? If you want to define how many functions I can have from a set, say P, and a set Q, and I have the cardinality of P is n, so you have n elements, and the cardinality of Q is m. So each element can be mapped in how many ways? M ways. I can map each element. You have element 1, element 2, element 3, element I, element n, and each element can be mapped in m ways, right? So in how many ways I can map set P to set Q? I have n element, and each element can be mapped in m ways. एक एक एलिमेंट को m ways में मैप कर सकते हैं. So first element can be mapped in m ways, second element can be mapped in m ways. So how many you have, how many terms? N terms. So the number of ways I can map the element of P to element of Q is m to the power n. And in the same way I will do this. Here you have the cardinality of S is 2 and the cardinality of this set is 4. So the number of ways I can map the element of S cross S to S is 2 to the power 4. समझ में आ रहा है? ऐसे अगर मान लो लॉजिक गेट विथ 3 इनपुट्स होगा तो उस केस में आपका हो जाएगा 2 to the power, अगर 3 इनपुट्स हो जाएगा तो उस केस में 3xyz 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो 8 तरीके से 8 इसका कार्डिनलिटी 2 to the power 8 हो जाएगा उस केस में. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है जी. 2 to the power 4 ऐसे लिखा जाएगा. You can map each element in two ways. You can map each element in two ways. So you have 2 to the power 4, that is 16. 16. So 16 लॉजिक गेट्स हो जाएंगे इन जनरल. तो हम मैथमेटिकल तरीके से हम बता रहे हैं. ठीक है, समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं तो फार्मूला याद कर लेना. ठीक है. So you have 16 Boolean logic gates. 16 Boolean logic gates. इनपुट 4 तरीके का इनपुट हो सकता है और एक एक इनपुट को हम 2 तरीके से मैप कर सकते हैं. मतलब इफ यू हैव n लॉजिक गेट विथ n इनपुट्स, then you can have 2 to the power n input states, and each input state can be mapped to 0 or 1. Each input state can be mapped in 2 ways. Each input state can be mapped in 2 ways. So the formula will be 2 to the power, right? You can use this formula. Okay. ठीक है. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखिए. If linearly polarized light is sent through two polarizer, the first at 45 degree with the original axis of polarization and second with 90 degree to the original axis of polarization, what fraction of original intensity passes to the last polarizer? एक प्लेन पोलराइज लाइट है, 2 पोलराइजर आपको दिया हुआ है. एक पोलराइजर P1 है और दूसरा पोलराइजर P2 है. यहाँ से लाइट पास कर रहा है. दिस इज प्लेन पोलराइज EM वेव. अब इसका मान लो ये Z डायरेक्शन है, सपोज करो Z डायरेक्शन है, तो द पोलराइजर जो पास एक्सिस होगा दैट विल बी लाइंग इन XY प्लेन. ठीक है. लेट्स टेक दिस काइंड ऑफ, दिस इज XYZ, X क्रॉस YZ. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि जो पहला का पास एक्सिस है दैट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन. सपोज द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इज x, से जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, फील्ड वेक्टर जो है x डायरेक्शन में है. अब जो P1 पास एक्सिस है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाइब्रेशन. यही बोल रहे ना.
द फर्स्ट मेक्स 45 डिग्री विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। मान लो फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो P1 का पास एक्सिस 45 डिग्री बना रहा है एंड P2 का पास एक्सिस जो है ना वो ओरिजिनल वाइब्रेशन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब P2 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मान लो कि इंटेंसिटी यहाँ पे I नॉट है तो P1 से निकलेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, माइनस ला लगा लेंगे I नॉट कॉस स्क्वायर 45। अब जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन होगा P1 से निकलने के बाद वो इधर हो जाएगा, फील्ड इधर वाइब्रेट करेगा। और जो P2 में फॉल करेगा तो P2 का पास एक्सिस फिर 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये तो इंटेंसिटी होगा बिफोर P2 आफ्टर P1। आफ्टर P1 ये इंटेंसिटी हो गया। जब P2 पे फॉल करेगा तो P2 से बाहर निकल गया तो फिर से एक और माइनस ला लगा लीजिए कॉस स्क्वायर 45, तो क्या आ जाएगा I नॉट बाई 2 और कॉस स्क्वायर 45 इज ऑल्सो 2, 1/2, it will be I नॉट बाई 4। The fraction of original intensity which passes to the last product 1/4। सिंपल सवाल है, मतलब बिल्कुल जैम लेवल का ही है ना। ठीक है जी, ओके गुड। ये देखो रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन रिलेटिविटी। ये क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द रॉकेट इज मूविंग इन फ्री स्पेस विथ c/2। ठीक, आफ्टर फ्यूल टैंक इज जेंटली डिटैच्ड, मतलब बस डिटैच हो गया, मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लोजन टाइप का चीज़ नहीं हुआ कि एकदम स्पीड से एकदम इजेक्ट हुआ है, वैसा नहीं है, बस ऐसे अटैच था, आज उससे डिटैच हो गया। ठीक है, नॉट लाइक इट्स नॉट एक्सप्लोडिंग और इट्स नॉट इजेक्टेड विद ह्यूज वेलोसिटी, ऐसा नहीं है, बस डिटैच हो गया। ठीक है, फ्यूल टैंक डिटैच, द रॉकेट इज फाउंड टू be moving with c/4 with respect to detached fuel tank। अच्छा, what is the final speed of rocket in original frame of reference। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे रॉकेट मूव कर रहा है c/2 से। ये आपका रॉकेट बनाते हैं, ये रॉकेट है। ठीक, रॉकेट जो है पहले c/2 से मूव कर रहा था। ठीक है, अब इसका फ्यूल टैंक डिटैच कर गया, जैसे नहीं होता है जी, उड़ता है जब उसको हम लोग लॉन्च करते हैं तो 3 गो डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूल टैंक डिटैच कर गया, तो फ्यूल टैंक मान लो ये फ्यूल टैंक है, जैसे फ्यूल टैंक। तो कोई चीज डिटैच होगा तो वो रॉकेट का वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा ना, मतलब कोई भी मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज बाहर आता है तो वो मूविंग प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी को इनहेरिट करता हुआ बाहर आता है। तभी कौन लोग से बस वगैरह से उतरते हैं, मतलब स्टॉप पे पूरी तरह से रुकता नहीं, तभी लोग उतर जाते हैं, तो उतरते हैं तो थोड़ा सा दौड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब उतरेंगे तो बस ऑलरेडी मूविंग है तो उसका मोशन को इनहेरिट करते हुए बाहर निकलते हैं। तो अगर सिर्फ रुक जाएंगे तो क्या होगा, पैर का फीट हमारा रुक जाएगा, पूरा बॉडी मोशन में रहेगा, हम लोग गिर जाएंगे। तो जब बस से उतरते हैं तो जिस डायरेक्शन में बस चल रहा है उस डायरेक्शन थोड़ा दूर तक हम लोग दौड़ते रहते हैं और धीरे धीरे अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि जैसे बस से आप उतरेंगे, अगर बस अभी भी मोशन में है तो उसका मोशन को इनहेरिट करते हुए बाहर निकलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा दूर तक दौड़ते रहिए, क्योंकि आपका पैर और बॉडी पूरा मोशन में है। जब अगर मान लो नहीं दौड़ेंगे ना तो जैसे ही पैर तो क्या है कि उस पर ह्यूज फ्रिक्शन लग रहा है रोड का तो वो रुक जाएगा, लेकिन बॉडी ऑलरेडी मोशन में तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, आप गिर जाएंगे। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ डिटैच कर रहा है तो उसका वेलोसिटी को इनहेरिट करता हुआ निकलेगा, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी रॉकेट का वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट का। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन के, चूंकि मास तो फॉल कर गया, ठीक है, मास फॉल करे तो वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। भाई मतलब रॉकेट फ्री स्पेस में है, कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, तो जैसी मास डिक्रीज करेगा, P इज mv, राइट, P हैज़ टू बी मेंटेन कांस्टेंट, तो m जैसी डिक्रीज करेगा तो इसका जो है आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि फ्यूल टैंक के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर फ्यूल टैंक पे खड़ा हो जाए तो ये जो रॉकेट को देखेगा मूव करता वो c/4 वेलोसिटी से मूव करता हुआ देखेगा। मतलब फ्यूल टैंक पे कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा होगा तो फ्यूल टैंक के रेस्पेक्ट में रॉकेट c/4 से मूव कर रहा है।
अब बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रेम में क्या वेलोसिटी होगा। ओरिजिनल फ्रेम मतलब जिस फ्रेम में फ्यूल टैंक c/2 से मूव कर रहा है उस फ्रेम में रॉकेट का क्या वेलोसिटी होगा। द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल टैंक इज c/4. So you have to find the velocity of rocket in a frame where this fuel tank and originally rocket was moving with c/2. You have to find that. वो निकालना है, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे अभी पेपर में कि जिस फ्रेम में आपको वेलोसिटी नोन है उसको आप मान लो s। जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको मान लो s फ्रेम, ये हो गया आपका s फ्रेम। जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको मान लो s डैश फ्रेम। फिर उसका क्या करना है, s डैश फ्रेम का वेलोसिटी s फ्रेम का रिस्पेक्ट में देखना है। अब इस ओरिजिनल फ्रेम फ्यूल टैंक c/2 से आगे जा रहा था, अब ओरिजिनल फ्रेम को हमने s डैश ले लिया, फ्यूल टैंक को s फ्रेम ले लिया है, तो s डैश फ्रेम का वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, s डैश फ्रेम का वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में c/2 हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हमने मान लिया Vx s फ्रेम में, ठीक है। सो Vx इज c/4। राइट में जाए तो c/4 लेंगे, लेफ्ट में जाता तो माइनस c/4 लेते हैं। राइट में चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वाला वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं। तो c डैश s डैश फ्रेम में क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी विल बी दिस। तो Vx इज c/4। अब चूंकि s डैश s के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है तो उसको v को हम लोग क्या ले लेंगे, विल टेक v एज माइनस c/2। मैंने बताया था आपको उस टाइम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस c/2। बहुत क्लियर है, ठीक है। सो इट इज upon 1 plus 1/8. So this will be, yeah. So this will be 3c/4 it is 2c/3. It is 2c/3. यह ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये फाइनल स्पीड ऑफ रॉकेट इन ओरिजिनल 2c/3। आगे चला जाए, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ लेंथ l which are free to rotate are kept fixed at a distance d. In their minimum energy configuration, they will orient themselves anti-parallel to each other and perpendicular to line joining them, parallel to each other and aligned to line joining them, anti-parallel to each other and aligned to line joining them, parallel to each other and perpendicular to line joining them. देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी का मैंने फार्मूला आपको बताया था जैम का, जब हम लोग PYQ कर रहे थे तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का बताया था, तो उसी से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले लिख देते हैं, ये मान लो डाइपोल है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2 एंड दिस इज R वेक्टर। The R vector is a vector from center of the first dipole to the center of the second dipole. ठीक है, then dipole dipole interaction energy is given by dipole dipole interaction energy is given by मतलब P1 is going to interact with the field produced by P2 at the position of P1 and P2 is going to interact with the field produced by P1 at the position of P2. Both are interacting with the field produced by each other. ठीक है, मतलब अपने फील्ड से तो खैर कोई इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता है, you cannot interact with your own field, so you are interacting with the field of others and others interact with the field of yours. ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया था। so U is given by the field because of P1 is given by what, this P2 is interacting with the field produced by
P1 मैग्नेटिक वाला है, बट इससे निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग उसका एनालॉजी लेके हम लोग कर लेंगे। ये क्या आता है? द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय E1 एट द पोजीशन ऑफ E2 इज, field produced by P1 at the position of P2 is 1 upon 4 pi epsilon naught and what 3 P1 dot R upon R5, ठीक है। So this gives you 1 upon 4 pi epsilon naught and we have P1 dot P2 by R cube minus ऐसे हो जाएगा। अब इसका एनालॉजी लेके हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच का इंटरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। The dipole, the interaction energy between two magnetic dipoles will be given by U will be equal to बस 1 by 4 pi epsilon naught को क्या करेंगे हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 pi से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड P1 P2 will be replaced by mu1 dot mu2 upon R cube minus 3 mu1 dot R ठीक है, ऐसा लिखा जाए। आप निकालो पहला केस देख लो। mu1 and mu2 आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मतलब दे हैव एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सो mu1 डॉट mu2 इन दैट केस विल बी व्हाट, mu1 डॉट mu2। ए वाला केस में अलग अलग केस में निकालो और देखो कि इसमें आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ए में क्या बोल रहा है, mu1 and mu2 आर anti-parallel to each other and perpendicular to line joining them। मतलब mu1 is perpendicular to r vector, mu2 is also perpendicular to r vector। तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा u will be minus mu naught mu1 mu2 by, ठीक, समझ में आ रहा आपको। mu1 and mu2, mu1 dot mu2 will be minus mu1 mu2 because they are anti-parallel to each other and perpendicular to line joining them, ठीक है। B के केस में क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे है ना, they are anti-parallel and they are perpendicular to line joining them, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इसको मिटाते हैं। यहां दे रहा है they are parallel to each other and aligned to line join them, मतलब mu1 इस डायरेक्शन में है and they are also aligned to line join them, line joining them के along है दोनों। So this is your r vector, this is your mu1, this is your mu2, they are parallel to each other and aligned to line joining them। उस केस में क्या हो जाएगा जी, उस केस में u will be, mu1 and mu2 are in same direction, right? So it will be mu1 mu2 by r cube and mu1 and mu2 both are along r vector also, so mu1 dot r will be mu1 into r, mu2 into r, क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ mu1 mu2 ऊपर r स्क्वायर नीचे r5 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनस ऑफ mu naught upon 4 pi, I think this is minus of 2 times, नहीं 2 times, you see इससे छोटा है नेगेटिव ऑफ, ये तो mu naught mu1 mu2 है, तो माइनस ऑफ 2 mu naught mu2 है अपॉन r क्यूब, राइट। तो B के केस में B वाला जो है A से कम है। C वाला पार्ट देख लो, C वाला में क्या बोला, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड अलाइंड अलोंग लाइन जॉइन देम। मतलब अभी क्या है ना, ये mu1 mu2 पैरेलल था, अभी ये एंटी पैरेलल है, अभी ये एंटी पैरेलल है, बट दे आर अलाइंड टू लाइन जॉइनिंग देम। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सी पार्ट,
mu1 dot mu2 will be minus mu1 mu2. 4 pi mu1 dot mu2 is minus mu1 mu2 upon r cube. अच्छा, mu1 dot r will be mu r, mu1 r, and mu2 dot r will be minus mu2 r. mu1 is along r vector, but mu2 is anti-parallel to r vector. एक दूसरे के ऑपोजिट एंटी पैरेलल ना, तो अगर mu1 के along r vector तो mu2 के एंटी पैरेलल होगा r vector. If mu1 is lying along r vector, mu2 is lying opposite to r vector. तो एक अगर mu1 डॉट r तो mu1 r हो जाएगा, mu2 डॉट r हो जाएगा माइनस mu2 r हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका प्लस ऑफ 3 mu1 mu2 by r cube हो जाएगा, which gives you what? Which gives you, sorry, twice of D वाला केस देख लो. Parallel to each other and perpendicular line join them. Parallel to each other and perpendicular to line join them. The mu1 is perpendicular to r, mu2 is also perpendicular to r. This term will be 0. And mu1 mu2 are parallel. So mu1 dot mu2 is mu1 mu2. You will have और देखो सबसे मिनिमम कौन सा केस है? बी वाला केस है. बी इज द मिनिमम वन, है ना? सबसे कम तो यही वाला केस है ना. ठीक है, ओके. लेट्स से दिस क्वेश्चन. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास कन्फाइंड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म Fx equal to k1x minus k2xn. X is displacement of the mass from x equal to 0 and k1 and k2 are positive constant. N is positive integer. ठीक है. For small displacement, motion of mass remains symmetric about x equal to 0. Yes, for small displacement, this will be negligibly small. So it will be half kx square kind of thing. ठीक है. Symmetric about x equal to 0. When? नहीं, sorry. मतलब थोड़ा गलत अंडरस्टैंड कर लिया. लिखा है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मोशन ऑफ द मास रिमेन्स सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0. तो सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी ये है कि मतलब मोशन सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी x इक्वल टू 0 y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो. समझ में आ रहा है आपको? पोटेंशियल एनर्जी भी सिमेट्रिक होगा तभी मोशन भी सिमेट्रिक होगा आपका. तो अगर मान लो fx का बात करते हैं, सो fx इज व्हाट? fx इज माइनस k1x. सो इसका मतलब अगर सिमेट्री का केस देखना है कि सिमेट्री कब होगा, तो आपने इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. If potential energy is symmetric about x-axis, then the motion will also be symmetric about x-axis. Sorry, y-axis. If potential is symmetric about y-axis, then your motion will also be symmetric about y-axis. Y-axis means x equal to 0. So du by dx is k1x xn, and u is the reference point will be the point where u is 0, so I take this as the reference. ये पार्ट मैंने सेंट्रल फोर्स में डिस्कस किया था कि रेफरेंस क्या लेते हैं. रेफरेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल है 0. तो यू विल हैव k1 x square by 2 and k2. So if you want the motion to be symmetric, your this should be even function, this should also be even function, because the total u must be even function. You must have this property holding good, and that will happen only when your n plus 1 is even, or you can say n is odd. क्योंकि उस केस में देखो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा ना, ux का ग्राफ x के रेस्पेक्ट में
अगर इवन ग्राफ होगा ना आपका इस टाइप का ये भाई थोड़ा इसी टाइप का बनाओ, मतलब ऐसे भी रहेगा। तो इफ द एनर्जी इज ई देन व्हाट यू विल हैव, ये लाइन हटाओ यार यहाँ से, सॉरी लेट मी थोड़ा सा समझाते हैं आपको। If you have some graph like this, right, so in that case what happens, if this is your energy and this is your ux, allowed region क्या होगा, allowed region is the region where E is less than V, this is classically allowed region, क्योंकि उसके बाद तो energy becomes less than potential energy, so kinetic energy negative, तो वो तो हो नहीं सकता है। so yeah, allowed classically allowed region is this from x1 to x2, और इसमें देखो मोशन सिमेट्रिक होगा, जैसे ही पार्टिकल इधर मूव करेगा व्हाट इज हैपनिंग इज k इज इंक्रीजिंग राइट, एट द मीन पोजीशन k इज हाईएस्ट एंड नाउ द k इज फॉलिंग, सो यू सी द फॉलिंग k, यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज द k एट x इक्वल टू से x1/2 एंड व्हाट इज k एट x2/2, सो दे आर सेम राइट, x1 x2 का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। इनफैक्ट अगर सिमेट्रिक ग्राफ रहेगा तो x1 x2 का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, माइनस टू प्लस टाइप का होगा। के का अगर मान लो a/2 पे माइनस a/2 पे निकाला तो सेम रहेगा, क्योंकि ये इनका बीच का डिफरेंस भी सेम रहेगा। डिफरेंस इज व्हाट, दिस डिफरेंस इज के, राइट, सो के विल वेरी इन द सेम वे ऑन दिस साइड एंड सेम वे ऑन दिस साइड। तो यहां से पार्टिकल जाएगा, जिस तरह से के इंक्रीज होगा वैसा ही के इंक्रीज होगा, जिस अगर इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ पार्टिकल आएगा मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो हर तरह से मोशन जो होगा सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, अगर ये फंक्शन इवन होगा तो, अगर फंक्शन इवन होगा मतलब दोनों साइड का फंक्शन मिरर इमेज होगा तो मोशन सिमेट्रिक है, ठीक है। सो n मस्ट बी ऑड, n मस्ट बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मतलब तभी स्मॉल ऑसिलेशन टाइप का चीज पॉसिबल होगा, ठीक है। n has to be ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव लिख रखा है एक्चुअली, है ना, n इज पॉजिटिव इंटीजर लिख रखा है, स्मॉल ऑसिलेशन तो चलो कर नहीं लिखा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो n मस्ट बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इवन फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इवन फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन में तो सेमीकंडक्टर के ऊपर है, सेमीकंडक्टर के ऊपर है। देखो क्या बोल रहा है, a silicon crystal sample has 50 billion silicon atoms, 50 billion silicon atoms, ठीक है, and 5 million free electron। तो कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डला होगा तभी फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 million free electron। The silicon crystal is additionally doped with 5 million pentavalent atom, 5 million pentavalent atom। Assume that the ambient thermal K is much smaller than band gap of silicon, how many free electrons and holes are there। देखो समझो बात को, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन इसमें दे रखा है। एक सिलिकॉन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है इस टाइप से, इस टाइप से बॉन्ड फॉर्म करेगा सिलिकॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इस टाइप से। और अब यूजुअल क्या होता है, जब कोई इम्प्योरिटी नहीं ऐड करोगे तो क्या होगा कि यार द एनर्जी, जो एनर्जी बैंड है, दिस इज योर कंडक्शन, सॉरी वैलेंस बैंड, एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, मतलब इसके नीचे सारा वैलेंस बैंड और इसके ऊपर सारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये एनर्जी गैप होगा। तो क्या है कि अभी जब तक वो बॉन्डेड रहेगा ना सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, ठीक है। अब कोई बॉन्ड अगर ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया, थर्मल के की वजह से ब्रेक करेगा, अभी सारे वैलेंस बैंड में, एनर्जी लेवल जो इनका है इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड में। अगर कोई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अगर उनका थर्मल के ही, ऑफकोर्स ब्रेक तभी होगा जब थर्मल के ही एनर्जी बैंड गैप से अधिक या उसके बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर रहा है, पोजीशन यही रहेगा, लेकिन उसका एनर्जी वैल्यू जो है ऊपर हो जाएगा, मतलब वो वैलेंस बैंड में जब तक है
तो बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है तो एनर्जी उसका नेगेटिव है, कम है मतलब, ठीक है। जैसे वो फ्री होगा इस एनर्जी राइजेस, राइट। उस केस में हम बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और कंडक्शन बैंड में चला, 2 होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें लिखा है कि जो थर्मल के है उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर हम लोग बात कर रहे हैं, थर्मल के इज लेस दैट, मच स्मॉलर देन बैंड गैप, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा। मतलब अगर ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अभी रहने दो, मतलब अगर ये 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन ना भी हो, अगर 50 बिलियन सिर्फ सिलिकॉन हो, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर पे जो थर्मल के है वो मच लेस देन ईजी रहेगा एनर्जी बैंड गैप, उस केस में दे वोंट बी एनी electron, there won't be any holes in the, there won't be any electron in the conduction band and there won't be any holes in the valence band. लेकिन इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा 5 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से, तो कहाँ से आ रहा होगा? ये आ रहा होगा कोई इम्प्योरिटी पहले से डला होगा, पहले से 5 मिलियन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डला होगा, तो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा। वो इलेक्ट्रॉन ऑफकोर्स सिलिकॉन का नहीं होगा, वो 5 मिलियन जो इलेक्ट्रॉन पहले से है वो 5 मिलियन पेंटावैलेंट जो है इम्प्योरिटीज होगा। तो पेंटावैलेंट में क्या है, फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को अगर मान लो सिलिकॉन को फॉस्फोरस से रिप्लेस कर, फॉस्फोरस के 5 वैलेंस बैंड हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 तो बॉन्ड फॉर्म कर देगा और एक उसका फ्री रह जाता है जिसका एनर्जी हाई रहता है, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे या किसी भी एटम को, तो फॉस्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, उसका एनर्जी डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा उसका एनर्जी रिमेन्स हाई, राइट, इट इज नियर टू द कंडक्शन बैंड, नियर टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो 5 मिलियन पहले से ही पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होगा, अब 5 मिलियन एडिशनली डोप कर दिया हमने, तो 5 5 10 मिलियन हो गया। अब 10 मिलियन पेंटावैलेंट एटम जो होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, होल्स जनरेट नहीं करेगा। वो पेंटावैलेंट वाला इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, ठीक है, होल्स नहीं जनरेट करेगा। यानी 10 मिलियन आपका इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और होल्स नहीं रहेगा। बी आंसर आपका होगा, क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोंट जनरेट एनी होल्स। सिलिकॉन भी होल्स नहीं जनरेट करेगा, क्यों? क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर पे जो थर्मल के है वो ईजी से बहुत कम है, तो कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं रहेगा। अगर थर्मल के बैंड गैप एनर्जी से अधिक रहता है, बराबर रहता है, उस केस में यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और नेचुरली तौर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग होल्स क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में, बट वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है। समझ में आता है? थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, कंटूर इंटीग्रल का सवाल है। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है आप लोग को जैम में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ना था। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो कंटूर इंटीग्रेशन में रेसिड्यू थ्योरम होता है विच सेज दैट दिस इज इक्वल टू 2 पाई into 2 pi I into this, where Ri is the residue at different poles. Sigma Ri is sum of residues at poles. ठीक है, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है cos square z minus z square and z minus a cube, which is nothing but I can write it as phi z upon z minus a cube. Z equal to a is the pole of order 3. Z equal to a is the pole of order 3. तो कभी भी आपको अगर रहे ना, if you are given a function like this, if I are given a function like this, if you are pole of order m at z equal to a, then the residue at z equal to a is given by
upon ये, ठीक है, या दिस इज द फार्मूला, यू रिमेंबर दिस फार्मूला। तो यहाँ पे phi z क्या है? If I compare it, what is phi z? Phi z is cos square z minus z square, and z equal to a is pole of order 3, so the residue at z equal to a will be, क्योंकि देखो z equal to a पे सेंटर मतलब Ri is sum of residues of the poles inside contour, inside contour से, तो z equal to a is lying inside contour। अगर z equal to a बाहर रहेगा कंटूर से फिर दिक्कत नहीं, जो पोल्स कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं उसका रेसिड्यू निकालना और उनको सम कर देना है। अगर कंटूर के अंदर 4-5 पोल हैं तो 4-5 पोल पे रेसिड्यू निकालना, उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एक ही पोल है z equal to a, ठीक है, कंटूर के अंदर, क्योंकि कंटूर इज अ काइंड ऑफ सर्कल and you have a z equal to a is the center of that circle, so contour के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए we are finding residue at z equal to a, ठीक है। so residue will be what, phi m आपका 3 है यहाँ पे, so m minus 1 that is 2 phi double dash because second derivative at a upon 2 factorial, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। phi dash z will be what, 2 cos z sin z 2z, which is written as minus 2, sorry, minus sin 2z minus 2z, and phi double dash z is, मतलब second derivative will be minus 2 so at a it will be minus 2 cos 2a minus 2, so this is minus 2 cos 2a minus 2 upon 2, 2 factorial is 2, so it is cos 2a minus 1, or you can say minus of cos 2a plus 1। तो यहाँ पुट कर लो वैल्यू, this is 2 pi I at minus of cos 2a plus 1, so this will be this answer, ठीक है, ये आंसर है। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब तो जानते होंगे आप, है ना। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, बिट को इन्वर्ट कर दीजिए, 1 को 0, 0 को 1 कर दो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ देंगे ना, 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो जस्ट इन्वर्ट द बिट्स, सो 1 के जगह पे 0, 0 becomes 1, 1 is 0, 0 is 1, 0, 0, 1। We have just inverted the bits, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ठीक, और उसमें 1 ऐड कर दो, तो ऐड 1, तो 1 को ऐड कर देंगे तो 1, 1 becomes 0, 1 कैरी, 0, 1, 0, 1, 0, 0, so 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ठीक है, ओके, इजी है ये। आगे चलते हैं इसके, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A quantum particle moving in one dimension is in a state having the wave function psi x equal to sine hyperbolic lambda x exponent minus ax4 plus bx plus ipx by h cross, ठीक है, where a, b, lambda, p are all positive real numbers. Positive real numbers. What is the expectation value of momentum? अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको जो psi x दिया हुआ है
psi x is दिस इज इक्वल टू जो दे रखा है तुमको साइन लैम्डा एक्स और एक्सपोनेंट में रियल वाला पार्ट अलग कर दो ax4 प्लस बी एक्स बाई एच क्रॉस और ये अलग कर दो आई पी एक्स बाई एच क्रॉस. So this part is amplitude part, which is a function of x, and you have I p x by h cross. और हम लोग को लीनियर मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है. हाउ विल यू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू? एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला है expectation value is given by that is equal to minus infinity plus infinity psi star p का ऑपरेटर और अपॉन यही फार्मूला है ना. दिस इज द फार्मूला. सो लेट्स सॉल्व दिस. तो सॉल्व कीजिए. सो सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी psi star. Acha, let me put those things here. Psi star will be what? This is real, so this will remain phi x e to the power I px by h cross, and h cross by I जो ऑपरेटर है p ऑपरेटर d by dx phi x e to the power dx upon this will be phi star x, which is phi x only because phi x is real. I can say phi square x, and psi star में तो ये आ जाएगा e to the power minus I p by h cross e to the power I p x by h cross dx. ये 1 हो जाएगा है ना. This will become 1. All this is equal to, let me write it here. This is minus here plus infinity. This is phi x e to the power I px by h cross by I. अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपको. डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? इला phi dash x. पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार और फिर आगे सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रख के. सो दिस विल बी I p by h cross e to the power I. Okay, upon minus infinity plus infinity. कई लोग शॉर्टकट मार देंगे कि भाई ये एम्पलीट्यूड है, ये फेज है तो पी ही हो जाएगा, अच्छा इसमें मैच कर जाएगा उसका, इसलिए. बट दिस इज द वे बेसिकली. सो या minus, no?
साई स्टार है ना, माइनस 5x तो रियल है, बट जो कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ना, कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओहो, यहाँ तो ऑप्शन है। ओके, so this is equal to what? This is equal to h cross by iota phi x phi dash x dx, ये गुना होगा तो प्लस, अब सेकेंड टर्म में गुना करेंगे तो h क्रॉस बाई आई, h क्रॉस बाई आई कट जाएगा, so you'll have p here minus a plus infinity phi square x dx, yeah, and you have minus a plus infinity. So this is nothing but p plus ये क्या लिखा जाएगा, this will be phi x d phi x, and so this will be nothing but p plus h cross by I, और ये क्या हो जाएगा, phi x d phi x, इंटीग्रेटेड विल बी phi square x by 2, right? So h by 2i phi square x by 2, 2 इधर लिख दिया हमने, and integral and we have to put the limit here, minus infinity plus infinity. So let's see what is this. समझ में आ रहा? So let's evaluate this part. What I'll get? यहाँ पे phi x हमारे पास है ना, इसको मिटा दें सर, सॉरी, oh sorry, so your phi x is sine lambda x e to the power minus ax4 bx by h cross, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ रहा था, p प्लस क्या था जी, वो h क्रॉस बाई आई था ना, तो मैच कर ले, h क्रॉस बाई 2i phi स्क्वायर x, हाँ ठीक है, ठीक है, मैच हो रहा। अब ये पोर्शन इवैल्यूएट करो, phi स्क्वायर x और जो लिमिट है माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी। अच्छा पहले ये देख लो क्या है, ये क्या होता है,
e to the power lambda x e to the power minus lambda x upon 2 and e to the power ax4 plus bx by h cross. All this can be written as 1 by 2 e to the power minus ax4 plus bx plus h lambda x, h cross lambda x upon h cross and minus e to the power ax4 plus bx minus lambda h cross upon h cross. This is phi. This is phi. And phi square क्या हो जाएगा? This will be square of this thing. Square of this thing. And if I put the limits, then what do we have? See, here you have this can be further written as 1 upon 4 and e to the power minus ax4 plus b plus lambda h cross x upon h cross and minus ax4 and b minus lambda h cross x square, and you put the limits. Now you can see over here that this is x4 and this is x. So when x is very high, this is going to be dominating. ax4 is going to be dominating, is it not? ax4 is going to be the dominating term. मतलब ये dominating term हो जाएगा ना. This would be dominating over the linear term x4. When x goes very high, x tends to lambda, is simply minus ax4. When x goes to infinity, means this term is very, very high compared to linear term in both. When x goes to minus infinity, then also x4 term is going to be very high compared to these terms, linear term, right? So when x goes to infinity or x goes to minus infinity, for all practical purposes, this is simply e to the power minus ax4 by h cross, right? And this is e to the power minus ax4 by h cross. इस सब का कोई वैल्यू नहीं है when x goes very high. इवन जैसे x 2 होता है तो x4 16 हो जाता है, x 3 होता है तो x4 81 हो जाएगा, समझ लो. x4 होगा तो x4 जो हो जाएगा 256 हो जाता है. कितना फासला बढ़ता है. When x goes to infinity, this is somewhere else and this is somewhere else. So both will tend to 0. Both will tend to 0 as x goes to infinity. So in that case, this term will vanish when x tends to infinity and minus infinity. So we'll have the expectation value of linear momentum will be p only. Expectation value of linear momentum would be p. समझ में आ रहा है? Expectation value of linear momentum would be simply p. यही पूछा ना. This will be correct answer. ठीक है? समझ में आ रहा है? ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. Two particles of mass m and 4m confined to move along x-axis are subjected to a force Fx equal to minus kx at t equal to 0. The smaller mass m start from rest at x1, t equal to 0 at a, and the larger mass start from rest at x2 equal to minus a. अच्छा, ठीक है. The point on x-axis where the first collision takes place is
देखो ये मान लो ऑरिजिन है and this is x equal to minus a and this is x equal to प्लस है। दो बॉडी है, आपका मास m जो है वो यहां से चालू कर रहा है अपना मोशन और मास 4m जो है वो यहां से मोशन चालू कर रहा है, ठीक है। लेट्स डिनोट द motion or the position of mass m by say x1, इसको x2 से डिनोट किया, इस सवाल में भी दिया हुआ आपको, ठीक है। नहीं उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, फिर से लिखता है। You have two masses, the x equal to 0, this is x equal to a and this is x equal to minus a। तो जो m है वो x इक्वल टू a से चालू कर रहा है मोशन, आज जो 2m है वो x इक्वल टू माइनस a से चालू कर रहा है मोशन, ठीक है, ऐसे 4m, सॉरी 4m। अब इसका ओमेगा क्या होगा, k बाई 4m हो जाएगा, लेट्स राइट ओमेगा 1। इसका क्या हो जाएगा जी, ओमेगा 2 बोलो। इसका मोशन भी हम लोग x2t ऐसे डिनोट करना है और इसका मोशन को हम लोग x1t से डिनोट करेंगे। ओमेगा 2 इज दिस, so this is nothing but omega 1, sorry, omega 1. So this is nothing but 1 by 2 root k by m. So if I call it omega, or if you call this as omega, this will be 2 omega, right? If I call this as omega, this is 2 omega, ठीक है, okay, okay. So x2t is what? x2t can be denoted as minus a cos omega t. You can just see the initial condition. If I put t equal to 0, x2 is minus a, and the motion of mass m is a cos, इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 2 ओमेगा, where omega is given by this, नहीं, you put the initial condition, here initial condition is x equal to minus a and v is 0, तो डेरिवेटिव लेंगे t equal to 0 पुट करेंगे तो v 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है, x is a and v is 0। अच्छा आप कहेंगे एम्पलीट्यूड नेगेटिव ले लिया, ऐसा नहीं है, ये माइनस साइन फेज का पार्ट होगा, ये माइनस साइन जो है ना फेज का पार्ट होगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस पाई, समझ लो, ये फेज का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कहाँ कोलाइड करेगा, जब कोलाइड करेगा then the position x1t and x2t will be same. When it is colliding, the x1t will be equal to x2t. When they collide, the position becomes same on x-axis. You just see where this is going to be equal. क्या आ जाएगा, x1t is a cos 2 omega t and x2t is a cos ओमेगा टी प्लस पाई, 3 पाई 4 पाई 5 पाई भी लिख सकते हैं, दिस कैंसल्स आउट और यू गेट 2 ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई और ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई और वी गेट टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा and you just put here pi by omega, you'll get your answer. If I put pi by omega x1t, किसी में पुट कर लो, so this is equal to a cos
2 omega and pi by omega. Yeah. So this is a cos 2 pi. This is a. नहीं गड़बड़ हो गया नहीं, आई थिंक यहाँ मिस्टेक हो गया है. हम लोग को मिनिमम टाइम निकालना है. इसको ऐसे करो, cos 2 ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, तो इधर प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ आ जाएगा. सो दिस विल बी cos a प्लस cos b. क्या होता है? cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. दिस इज cos 2 ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी आ रहा है ना. या so this is in a way 2 cos square omega t minus 1. Yeah. And plus cos omega t equal to 0. So this is 2 cos square omega t plus cos omega t minus 1 equal to 0. So this is 2 cos square omega t plus 2 cos omega t minus cos omega t minus 1 equal to 0, or this will be 2 cos omega t and cos omega t plus 1 minus cos omega t plus 1 equal to 0, or we have 2 cos omega t minus 1 and cos omega t plus 1 equal to 0. What do we have here? We have cos omega t equals to 1 by 2 and minus 1. That means omega t is, this will be pi by 3 or pi. So we want minimum. So minimum would be pi by 3 omega. अब इसको पुट कर लो, किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो. माइनस ए cos ओमेगा टी था, इसमें पुट कर दो. क्या आ जाएगा? माइनस ए एंड ओमेगा टी इज पाई बाई 3. इस माइनस ए बाई 2, इस माइनस ए बाई 2. समझ में आ रहा? दो वैल्यू है ना जी, मिनिमम निकालना है आपको जहाँ पे कोलाइड करेगा. फर्स्ट कोलिजन मतलब मिनिमम टाइम एट विच दे कोलाइड. दे विल कोलाइड मल्टीपल टाइम्स. सो मिनिमम टाइम, द पॉइंट ऑन विच वेयर फर्स्ट कोलिजन टेक्स प्लेस इज दिस. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन देखो, फ्लक्स का क्वेश्चन है. ये मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा रखा है. ये लिखा है पॉइंट चार्ज Q is located at the apex of the cone of height h and radius h. The flux of electric field through the cone due to point charges. ये सेम क्वेश्चन जो हम फ्लक्स पढ़ाए थे ऑनलाइन कोर्स में, तो काफ़ी प्रॉपरली सॉलिड एंगल का टॉपिक था. सॉलिड एंगल में मैंने एक फार्मूला भी आपको दिया था कि अगर ये चार्ज Q है and you have a disk kind of thing like this, say this is theta, then the flux due to electric field of Q across this disk would be, the flux would be given by Q upon, याद भी रखो, Q upon 2 epsilon naught, and the solid angle which is generated by, or you can say final answer लिख देते हैं, pi equals to Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta.
मतलब ठीक है 1 माइनस cos थीटा, दिस इज द फ्लक्स। इसी को ऐसे वर्टिकल कर दोगे तो ये बन जाएगा, तो दिस इज थीटा। ये फार्मूला है, इसको याद कीजिए। मैंने इनफैक्ट ऐसे होता है, you have any surface like this and you have a charge q, then flux of electric field across this surface is given by q upon 4 pi epsilon naught L solid angle, where omega is the solid angle subtended by this surface at point charge q, and we derived one thing, that if you are having a disk, or if you are having a circle kind of thing, and you have a surface like this, you have an open surface with a circular boundary. Such that O is the center and we have a charge Q at a distance D, and this is R. Then we derive that the solid angle subtended by this kind of surface is nothing but 2 pi 1 minus cos theta, where this is angle theta. ये मैंने याद भी रखिए आप। Solid angle subtended by a surface, open surface with a circular boundary at point charge q is given by this. So if I put it here, then this will be, solid angle subtended by this surface or solid angle subtended by this disk will be same if this point O lies outside the region enclosed by the two surfaces. Solid angle subtended by two surfaces having the same boundary at any point O outside is going to be same. So solid angle subtended by this surface or this circular disk, right, which is having the same circular boundary, is going to be same if this point O lies outside this region enclosed by the two surfaces. फिर से बताते हैं इसको क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर एक ये बाउंड्री है and you have the two surfaces bounded by the same having the same boundary, and you have a point O which is lying outside this region, then solid angle subtended by S1 is same as solid angle subtended by S2. ये सब हम पढ़ाए हैं, ठीक है, solid angle में, मतलब solid गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक करवाने के पहले हम solid angle करवाते हैं, तो मैंने सब पढ़ा। अभी जो नहीं पढ़े वो सब ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, so solid angle subtended by this surface or this disk is going to be same, right? हम लोग इसी का यूज करके हम लोग ये निकाले थे फार्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, solid angle subtended by this disk at point charge q is going to be ये आ गया। So the flux is going to be, flux can be expressed in terms of solid angle. So solid angle, the flux across the disk is going to be simply, you put the value of solid angle 2 pi 1 minus cos theta, और निकाल भी सकते हो चाहो तो, मतलब इंटीग्रल यूज करके ना निकाल सकते हो। cos थीटा क्या है जी, यह q by 2 epsilon naught 1 minus, what is cos theta, h, and this is what, root 2h. So h upon root 2h, 1 upon root 2. बाकी आप चाहो तो निकाल सकते हो। क्या करना ना कि आप एक एलिमेंट ले लेना, रेडियस इन द फॉर्म रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, ठीक है, ये आपका √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जाएगा। और इसके क्रॉस फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी सेम, और ऐसे निकाल लेना अगर सॉलिड एंगल से नहीं करना चाहते हो ना, सॉलिड एंगल से इजी रहेगा ऐसे। सो फ्लक्स विल बी, दिस इज योर E, this is your n cap, and this is say phi, this is phi. So
ई और एन के बीच एंगल क्या है? फाई. So E is Q upon 4 pi epsilon naught h square plus r square, right? And इसका क्या हो जाएगा? 2 pi r dr. cos phi पर ले लो, स्क्वायर हो गया है. And cos phi would be h upon, and ds would be 2 pi r dr. इसको इंटीग्रेट कर देना, आ जाएगा आंसर आपका. इसको इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, यही सेम आ जाएगा. कर लेंगे, करके देख लेना, सेम आंसर आएगा. एक्चुअली ये सब सॉलिड एंगल निकालने में यही काम करते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. ये देखिए, विच आर फॉलोइंग वैनिश आइडेंटिकली. ये तो वैनिश नहीं करेगा. ये है आपका एक तरह से डेल आर अपॉन आर क्यूब. ये होता है 4 पाई डेल्टा आर. जीरो पे वैनिश नहीं करेगा ये, तो ये तो आंसर नहीं होगा. ये चेक कर ले एक बार. अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब ये दिया हुआ ना. सो दिस इज नथिंग बट, इसको m ले लो, इसको n ले लो. दिस वुड बी नथिंग बट dn बाई dx माइनस, जैम में जब PYQ करवा रहे थे तो आपको हम बताया था कि ये हो जाता है. इफ यू हैव a function which is of the type mxy I cap plus nxy j cap, where mxy and nxy do not contain any z coordinate and you don't have z coordinate in the vector also, so z component in the vector also, then this reduces to this. आप कर भी सकते हो, या कर्ल निकाल लो सीधे, है ना, इजी रहेगा थोड़ा. So this is nothing but y is y upon x square plus y square, and dm by m is x upon ये निकाल लो. ये क्या आ जाएगा? y अपॉन का होल स्क्वायर एंड 2x. ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा. फिर x अपॉन and this is 0. So this will be the answer. ये आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का है. क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक होता है पर्टर्बेशन थ्योरी. थोड़ा सा पढ़ लो उसको, पर्टर्बेशन थ्योरी. एक आध क्वेश्चन आ जाता है इस पर. ठीक है, दो क्या बोल रहा है? Consider two level quantum system described by the Hamiltonian h plus h naught plus h dash. ये perturbation term है, h dash. h dash is perturbation term. ठीक है, h naught is unperturbed Hamiltonian and h dash is the perturbation term. h dash is small perturbation to the free Hamiltonian h naught. Epsilon is small positive dimensionless number, while alpha, omega and this tau, big tau, has a dimension of energy and are positive constants, positive quantities. If we treat the problem perturbatively in the parameter epsilon, which are following statement about the correction to ground state energy is true. We have to find the correction in the ground state. पहले तो ground state निकाल लो. देखो, unperturbed Hamiltonian h naught क्या है? What is h naught? H naught is, I can take alpha inside, omega inside. It is alpha plus omega 0, 0, alpha minus omega. So what is the eigenvalues?
eigenvalues of Hamiltonian are basically energies. So E1 is ग्राउंड स्टेट का बात करें तो अल्फा माइनस ओमेगा हो जाएगा एंड E2 इज अल्फा प्लस ओमेगा। भाई डायगोनल मैट्रिक्स का तो आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट ही होता है ना, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्ड टू अल्फा माइनस ओमेगा, तो एच नॉट माइनस अल्फा माइनस ओमेगा आई इक्वल टू ऐसे हो जाएगा ना एक तरह से। ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, आइगन वेक्टर ऐसे निकालता हूँ ना। सो दिस विल बी व्हाट, सॉरी this will be so you can say x1 is 0 1, right? x1 is 0 1. Similarly you can find this also, right? ठीक है। दिस इज परटर्बेशन टर्म HP। सो इफ आई दिस इज ग्राउंड स्टेट अल्फा माइनस ओमेगा, अल्फा ओमेगा दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो अल्फा माइनस ओमेगा इज ग्राउंड स्टेट। तो हम लोग को E1 का जो है करेक्शन टर्म निकालना है। सो E1 का करेक्शन टर्म निकालना है हम लोग को। सो इन जनरल फार्मूला क्या होता है, इफ यू हैव En, so En is nth eigenstate का करेक्शन टर्म ये होता है। दिस इज द En naught is the eigenvalue which you get from the unperturbed Hamiltonian H naught, and then you have psi n HP, the first correction term, first order correction term. HP is the perturbed Hamiltonian, this psi n is the eigen function corresponding to unperturbed Hamiltonian, ठीक है। The second order term is summation m naught, हम लोग nth एनर्जी लेवल में ये करेक्शन टर्म का फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला तो याद रखो भाई, you have psi m HP psi n whole square En 0, राइट, ये फार्मूला है। अब इसको हम लोग को अप्लाई करना है E1 में, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम लोग तो इसको नीचे करेंगे, so your HP here is what, 0 and 0. So let's find out the first correction term. हम लोग को E1 में करेक्शन टर्म निकालना है। तो फर्स्ट वाला करेक्शन टर्म क्या हो जाएगा, psi 1 here is x1, तो x1 का 0 1, तो ये 0 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, एंड दिस इज HP is 0 and psi 1 is 0 1, ठीक है। दिस इज HP, परटर्बेशन टर्म H डैश यहाँ लिख रखा, दिस इज x1 ट्रांसपोज x1, मतलब दिस इज बेसिकली अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ना तो ये हो जाएगा x1 ट्रांसपोज
मैट्रिक्स HP X1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इन मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस इज X डॉट Y X ट्रांसपोज Y। ये टर्म क्या बनेगा बताओ? दिस विल बी 0 1 and you have here what? Yeah, you have here and 0 and this is 0. So first order correction term would be 0. First order correction term would be 0. First order correction term 0 हो जाएगा, ठीक। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टर्म निकालना है हम लोग को। दिस टर्म, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टर्म इज m not equal to n psi m upon this. So in a way this is what? This is basically, पहले हम लोग this is nothing but, यहाँ पे तो अगर हम लोग n is 1 here, n is 1, तो m not equal to 1 हो जाएगा ना। We want correction term in the energy eigenstate, that is n equal to 1. So m not equal to 1. So you have psi m HP psi 1 and E1. So दो ही आइगन स्टेट है, n equal to 1 n equal to 2, तो m का तो एक ही वैल्यू होगा ना, except 1, m has got only one value, that is 2. So this will be what? This will be simply, I can say this is x2 HP x1 whole square and E1 minus E2, ये निकालो, ठीक है। So x2 HP x1 क्या हो जाएगा? x2 is 1 0, so x2 transpose 1 0 and your HP is 0 epsilon tau and 0 and x1 is 0 1 upon E1 minus E2, alpha minus omega minus alpha plus omega, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक। So what will be this term? This term would be, yes, right here. This would be 1 0 and 0 square upon this minus 2 omega. All this is epsilon tau का whole square. It is epsilon square tau square with minus 7. So this will be second order correction term. So C will be the correct answer. C आपका सही आंसर है, ठीक है। C is going to be the correct answer. क्लियर है? परटर्बेशन टर्म थोड़ा सा कई लोगों को नहीं आता होगा, तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा। एक किताब है जेटली का, ये किताब ले लो, देखो है भी यहाँ रखा हुआ मेरे पास, ये देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स बाय नूरुद्दीन जेटली। काफ़ी अच्छा किताब है, इंटरनेट पे ही मिल जाएगा आपको, नहीं मिला तो हमको बताना, PDF है मेरे पास, भेज देंगे। कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज गुड बुक, कैन स्टडी फ्रॉम परटर्बेशन फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स का देखो दो ही किताब, हमने तो लाइफ में दो ही किताब पढ़ा है। एक पढ़ा है
क्वांटम फिजिक्स बाय, एक तो जेटली किताब हो गया, एक मेरे पास और है, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया वो किताब? हाँ, ये किताब है। ये दोनों किताब काफ़ी अच्छा है। यही दो किताब मैंने पढ़ा। एक ही है, क्वांटम फिजिक्स बाय आइसबर्ग एंड रेस्निक, आइसबर्ग एंड रेस्निक, ये दो किताब मतलब पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते रखिए कम से कम रूम में, मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, ये ऐसे सब मतलब क्लासिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स का। ओके, ये सवाल कैंसिल हो गया, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर था। क्वेश्चन तो अच्छा था, देखो क्या लिख रहा है, हम टाइपोग्राफिकल एरर बताते हैं कहाँ पे था। द स्पेटियल पार्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन स्टेट इज एंटी सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज। ठीक है, if up spin and down spin represent spin up and spin down state, the spin part of the two electron cannot be. देखिए, Pauli exclusion principle demand that the wave function has got two parts. One is spatial part, ये Schrodinger wave equation से आता है, and you have a spin part which is coming from the spin angular momentum problem. ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आइगन वैल्यू प्राप्त। अब ये टोटल मिला के एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। दैट इज व्हाट पॉली स्क्वायर प्रिंसिपल डिमांड, राइट? सो इफ योर स्पेटियल पार्ट इज एंटी सिमेट्रिक, देन स्पिन पार्ट हैज टू बी सिमेट्रिक। स्पिन पार्ट हैज टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि इसको एक्सचेंज करोगे तो इट शुड रिमेन सेम। जैसे यहां पे एक्सचेंज करो, इसको तुम बना दो, है ना, इसको बना दिया हमने ऐसे, इसको बना दिया, इसको बना दिया ऐसे, सेम रहेगा, ये तो सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली अगर इसको करेंगे ऐसे तो ये एंटी, देखो स्पेटियल पार्ट लिखा हुआ है एंटी सिमेट्रिक, स्पिन पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए। ये आपका सिमेट्रिक नहीं है सी वाला, क्योंकि इसको अगर रिप्लेसमेंट करोगे ना, तो रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा, ठीक, ऐसा आ जाएगा, एंड माइनस what do you get? यही शायद टाइपोग्राफिकल एरर है। दिस विल बिकम माइनस ऑफ दिस। यही ऑप्शन सही नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं दिया है, इसलिए एरर बोल रहा है ये। कोई नहीं, चलो इसको हटाओ, कैंसिल हो गया था तो ये मतलब जो आंसर निकलेगा ऐसा निकलेगा। अगर स्पेटियल पार्ट माइनस वाला ऐसे एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं, बट ये कुछ थोड़ा सा सही से लिखा नहीं है। दिस शुड कम एज माइनस ऑफ दिस, दिस शुड कम एज माइनस ऑफ दिस। In that case, spin part will be antisymmetric, and that is not allowed. Antisymmetry into antisymmetry will be symmetric, but your Pauli principle demand that fermions they must obey Pauli principle, and that is demanding that the total eigenfunction has to be antisymmetric. Only then two electron cannot reside in the same eigenstate. चल रहा है इसको, है ना, ओवरऑल मतलब फंडा यही है कि आपको टोटल आइगन फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर स्पेटियल पार्ट एंटीसिमेट्रिक है तो जो तुम्हारा स्पिन स्टेट होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। इसको ही थोड़ा पढ़ लो, इस पर क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन आते रहता है, ठीक है। ये देखिए, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब आर्बिट्ररी एन क्रॉस एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स इज H is said to be Hermitian if H is said to be Hermitian if
H कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज H। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब हो गया कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू से ये मैट्रिक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट लोगे क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लोगे क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट लोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस आई 1 प्लस आई 3 आई इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हो, रो कॉलम बन जाता है। ये आ जाएगा एंड दिस इज सेम एज H, ठीक है, दिस इज सेम एज H, ठीक है। तो इस टाइप सा मतलब रहेगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज है वो रियल होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्री जो होगा वो रियल होगा, मतलब ये आपका रियल होगा, ठीक है। और ये इस फॉर्मेट का होगा, एक अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, तो ये अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब बोला कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने चाहिए, एक तो डायगोनल वाले इंडिपेंडेंट पैरामीटर चाहिए, जैसे इसमें कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर चाहिए, 2 तो डायगोनल वाले हो गए और 2 यहाँ हो गए। मतलब अगर हम लोग ये डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और डायगोनल के ऊपर वाला कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो डायगोनल के नीचे वाला तो उसका कॉन्जुगेट ही रहेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स you need to construct diagonal and you construct the either upper part or lower part. If you construct the upper part, the lower part is simply the conjugate of the corresponding element, ठीक है। So if it is n cross n matrix, then in that case, in order to construct the diagonal element, you need n numbers, n parameters, ठीक है, n real numbers to construct the diagonal. और ऑफ डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक तरफ का डायगोनल, एक तरफ का डायगोनल के ऊपर वाला कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, डायगोनल के नीचे वाला कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, आ जाएगा। वंस यू कंस्ट्रक्ट द थिंग्स अबव डायगोनल, द थिंग्स बिलो डायगोनल बी सिंपली द कॉन्जुगेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म। AIJ है तो AJI जो होगा कॉन्जुगेट ऑफ AIJ हो जाएगा। सो इट्स जस्ट इनफ टू कंस्ट्रक्ट ओनली अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ में कितने एलिमेंट हो गए, अपर हाफ में एलिमेंट टोटल एलिमेंट तो n स्क्वायर है और उसमें से n निकाल दीजिए, तो अपर हाफ में n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 एलिमेंट्स हो गए। और एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 रियल पैरामीटर्स का जरूरत पड़ रहा है, तो इंटू 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, n प्लस n स्क्वायर माइनस n। सो यू नीड ओनली n स्क्वायर इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्ट ए n क्रॉस n आर्बिट्ररी n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आ जाएगा आंसर। ऑलराइट, इट हैज गॉट डीपर मीनिंग आल्सो, बट वी आर नॉट मूविंग इनटू दैट। वेक्टर स्पेस में रहता तो ये काफ़ी मतलब सब स्पेस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस इस फॉर्म में हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, ठीक है, डोंट गो इनटू डीपर मीनिंग राइट नाउ। सो यस, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Two fair six-faced dice are thrown simultaneously. The probability that one of the dice yield an outcome which is multiple of 2 and the other yield a multiple of 3 is, देखिए total number of outcomes क्या होगा। Die 1 can have 6 kind of faces, die 2 can generate 6 numbers, dice 1 you have dice 1 and dice 2. So the total number of outcomes will be 6 into 6, 36. That is the total number of outcomes. Total number of outcomes. This is dice 1 and this is dice 2. And this is 2. हमको क्या करना है, एक में 2 का मल्टीपल चाहिए, एक में 3 का मल्टीपल चाहिए। तो मान लो पहला डाइस में 2 या 3 का ही मल्टीपल हो सकता है ना, तो 1 तो हो नहीं सकता, 1 ना तो 2 का मल्टीपल ना 3 का मल्टीपल है। तो मान लो पहले डाइस में 2 है, तो दूसरे डाइस में क्या क्या अलाउड होगा, 2 है मतलब 2 का मल्टीपल हो गया, तो दूसरे डाइस में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल क्या क्या अलाउड है, 3, 6। तो एक तो पॉसिबिलिटी हो गया 2, 3 और दूसरा हो गया 2, 6। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ गया अगर पहले डाइस में 2 है। तो मान लो दूसरे पहले डाइस में 3 है, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया एक तरह से, तो अगले में फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2, 4, 6।
तो ये कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा, 3 2 3 4 3 6, ये 3 कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, पहले डाइस में मान लो 4 है तो 4 हो गया 2 का मल्टीपल, तो अगले डाइस में 3 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या हो गया, 3 6, ये 2 पॉसिबिलिटी, 4 3 4 6। 5 हो नहीं सकता, 5 ना तो 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है। 6, अब 6 2 का ही मल्टीपल है 3 का ही मल्टीपल है, इसको तुम 2 का मल्टीपल ही बोल सकते हो, 3 का मल्टीपल ही बोल सकते हो। तो अगर इसको तुम 2 का मल्टीपल बोलते हो तो अलाउड वैल्यूज इधर क्या क्या हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, 3 हो सकता है। अगर 6 को तुम 2 का मल्टीपल के फॉर्म में देखते हो तो सेकेंड डाइस में 3 का सॉरी, अगर 6 को तुम 2 का मल्टीपल देखते हो तो इधर आपका 3 हो सकता है या इधर 6 भी हो सकता है। ठीक है, अगर 6 को तुम 3 का मल्टीपल देखते हो तो यहाँ पे आपका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नहीं, अगर 6 3 होता है तो 6 विल बी द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 विल बी मल्टीपल ऑफ 3। अगर 6 6 होता है तो आई कैन से 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 6 तो कॉमन हो गया ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी होगा, 6 3 6 6 6 2 6 4। तो द नंबर ऑफ आउटकम where one dice is having multiple of 2 and other dice having multiple of 3 is how much? You just add them. 3 2 5 2 7 4 11. So the probability that you have one dice showing the multiple of 2 and another dice showing the multiple of 3 would be 11 upon total outcome. 11/36 हो जाएगा आंसर। 11/36 will be the correct answer. Alright, ठीक है, probability हल्का फुल्का उसका इंट्रोडक्टरी स्टडी करना होगा आपको। ये क्या है, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल इक्विवेलेंट। ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। 3720 8, तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 इंटू 8 पे पावर, ऐसे कैसे करते हैं, जैसे 5 6 7 है, 10 का करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 7 को 10 पे पावर 0 से करते हैं, 6 को 10 पे पावर 1 से करते हैं, 10 प्लेस, आगे 100 प्लेस होता है। ऐसे ही यहाँ पे बेस 8 है तो 0 इंटू 8 पावर 0, 2 इंटू 8 पे पावर 1 एंड 7 इंटू 8 पे पावर 2 एंड 3 इंटू 8 पे पावर 3, यही हो जाएगा ना। दिस इज 0 और 2 16 और मेरे पास तो है नहीं है कैलकुलेटर यहाँ पे, कोई नहीं। 8 8 64 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और 7 छक 42 2 44, 4 4 8 हो गया। आइए 8 8 64, 64 गुने 2 128 2 512, अब 512 गुने 3 हो गया 1536। ठीक है, तो 1536, अभी कितना हो जाएगा, 8 6 14 6 20 और 4 3 7 1 8 और 2 10 और 5 4 9 और 1 10 और 2, ये आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका है। बाइनरी में बेस 2 लेते हैं तो 2 पावर 0 2 पावर 1 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 2000। ऑलराइट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द स्टीम इंजन टेक्स स्टीम फ्रॉम बॉयलर्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड and exhaust directly into air at 100 degree centigrade. The maximum possible efficiency is closest to. See, maximum possible efficiency is given by the efficiency of the Carnot cycle. So, maximum possible efficiency would be the simply the efficiency of the Carnot engine. You have the source and you have the sink. Source कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 200, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 प्लस 200 चलिए 473 and 273 plus 300 it is 373 Kelvin. ये source है, on a Carnot cycle you have this kind of, this is T1, this is T2. So the maximum efficiency is given by the efficiency of the Carnot engine or Carnot cycle operating between these two reservoirs. This is 1 minus T2 by T1, where T2 is the
temperature of the sink and T1 is the temperature of the source. So 1 minus T2 is what? 373 and 473. कितना आ जाएगा? Calculator I don't have. This is what? 100 upon 473. कैलकुलेट कर लेना इसको, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी। इंटू 100 कर दोगे, एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगा। तो आई थिंक 21% के आसपास ही आएगा ये, नहीं ये 500 अगर मानते हैं तो अगर 500 मानते हैं तो 20% होता है, 500 से थोड़ा कम है तो 21% होगा ये, 21% यही आएगा। 500 मानोगे तो 20% हो जाएगा ना जी, 500 1000 20 से गुना हो जाएगा। आप तो थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा अधिक होगा, 21% ले लेंगे, बाकी तो बहुत दूर दूर है, ये सब तो होगा नहीं। तो 21% would be the correct answer. 21% would be the correct answer. I think that's the end of section A. सेक्शन ए यही इतना ही है, आगे सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन बी जो है अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो वी हैव डन दिस सेक्शन ए, और सेक्शन बी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको देखो टाइम मिलेगा तो हम सेग्रीगेट कर देंगे, मतलब कोशिश करेंगे सेग्रीगेट करने का, टाइम बहुत कम है एक्चुअली, ठीक है। तो आई सेग्रीगेट इनटू टॉपिक्स। पहले तो इसको अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग जिसको पढ़ना पढ़ते रहेंगे, है ना। तो जैसे जैसे बनेगा, इसलिए आधा आधा करके कर रहे हैं, मतलब सेक्शन वाइज इस बार अपलोड कर रहे हैं। पीवाई जैसे जैम में तो पूरा पेपर कर रहे थे, इस बार सेक्शन वाइज कर रहे हैं ताकि रोज हम कोशिश करें कि अपलोड होते रहे तो आप लोग भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑन PYQ, जस्ट PYQ 2023। अब आगे हम लोग इसका सेक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। आज रात में बनाएंगे तो कल अपलोड करेंगे, इसको कर देंगे आज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।